सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सो कैसी लगी आपको पहली क्लासेस? मजा आया? आई गेस मजा आया होगा, इसीलिए अभी हम साथ में हैं सेकंड क्लास के लिए। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसे फटाफट 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 तरीके से रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट हमने कल क्या किया था। या तो आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? परफेक्ट 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 परफेक्ट, यहाँ पे हाँ विजिबल है। तो सबसे पहले कल हमने ये पढ़ा था कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू लिया था कि चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? सबसे पहला ये एक प्लान है जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। तो क्या था? इट इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का। किस चीज के लिए? फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या ये डायरेक्शन में जाना चाहता है? क्या इसकी डेस्टिनेशन होने वाली है? क्या ये अपनी इमेज प्लान कर रहा है? ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्ट्रैटेजी के बारे में। और स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स क्या क्या देखी थी कि सबसे पहला स्ट्रैटेजी हमारी चेंजिंग होती है, डायनामिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है और कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी क्या नहीं होती, कभी भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होती और हमारी फ्लॉलेस नहीं होती। जरूरी नहीं कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट ही बन जाए, स्ट्रैटेजी इम्परफेक्ट हो सकती है। सेकंड हमने थर्ड क्या देखा था? थर्ड हमने ये देखा था कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट से बड़ी नहीं है, मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रैटेजी से ऊपर ही होती है क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने क्या देखा था? स्ट्रैटेजी हमारे पास दो तरह से हो सकती है, या तो प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। और एक बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसी होती है? वो होती है जो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बारे में हमने क्या सीखा? प्रोएक्टिव मतलब वो स्ट्रैटेजी जहां पे कुछ हो जाने के बाद हम एक्शन लेते हैं। सॉरी, प्रोएक्टिव मतलब कुछ हो जाने से पहले हम एक्शन लेते हैं और रिएक्टिव मतलब कुछ हो जाने के बाद हम एक्शन लेंगे, उसे बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी। प्रोएक्टिव समझ में आया, रिएक्टिव समझ में आया? ठीक है। हमने स्ट्रेटजी के बारे में एक और चीज पढ़ी थी, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि स्ट्रेटजी 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 दो चीजों का मिश्रण होती है। कौन सी दो चीजें? सबसे पहला वो पुरानी स्ट्रेटजी जो हम यूज कर रहे हैं और जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट अभी तक दे रही है, प्लस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो हमने न्यू स्ट्रेटजी बनाई है, जो रिएक्टिव स्ट्रेटजी बनाई है वो भी। तो ये दोनों मिलके मेरी न्यू स्ट्रेटजी फॉर्म करती हैं। हमने यहां तक पढ़ा था, यहां पढ़ के खत्म किया था ये वाला पार्ट। अभी हमने ये वाला पार्ट पढ़ के खत्म किया है। उसके बाद एग्जाम्पल हमने यूपीआई का देखा था और हमने क्या देखा था? हमने एग्जाम्पल देखा था कि वो जो शुगर बना रहा है क्या वो स्ट्रैटेजी है? हाँ, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, वो पहले से ही प्लान करना चाह रहे हैं अपना। उसके बाद हमने देखा था कि मैनेजमेंट किसको कहते हैं। मैनेजमेंट के बारे में हमने देखे थे दो चीजें। क्या मैनेजमेंट क्या क्या है? चलिए मेरे साथ दोहराइए यार, मजा आना चाहिए साथ में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बारी क्या करो, रिवाइज कर लो कि हमने कल क्या पढ़ा था, तब मेरे साथ दोहराना स्टार्ट करो। ठीक है, मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट दो तरह। कौन? एक सबसे टॉप लेवल वाले बंदे जो फॉर्म में की रोल, ऑर्गेनाइजेशन में की रोल प्ले करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रोसेसेस, सारी प्रोसेस और फंक्शन जो ये टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट वाले परफॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन और टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी हम मैनेजमेंट ही कहते हैं। कौन से 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़े थे जो मैनेजमेंट करते हैं? सबसे पहला, मैं प्लान कर रहा हूं। क्या प्लान कर रहा हूं? स्टाफिंग के लिए। स्टाफिंग के बाद में क्या करूंगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद कंट्रोल। तो हमने कैसे पढ़ा था इसको कि मैंने प्लान कर रहा हूं कि मेरे को कुछ स्टाफिंग चाहिए, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जिनको मैं डायरेक्शन दे सकूं, ठीक है, ऑर्गेनाइज रख सकूं और कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, डन, समझ में आया? बहुत अच्छे। इसके बाद हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब वो सारी एक्टिविटीज, वो सारा प्लान जो मैनेजमेंट बनाती है किस चीज के लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट पोजीशन में लेके आने के लिए, उसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये देखिए, इट इज द सेट ऑफ द एक्टिविटीज दैट मैनेजर्स अंडरटेक टू पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पोजीशन, अपनी बेस्ट पोजीशन में लेके आने के लिए। इसमें कौन कौन सी चीजें हम करते हैं? सबसे पहला पता करते हैं कि हम कहां खड़े हैं। दूसरा, हमें कहां जाना है। उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, जल्दी से बताओ, क्या ये डायग्राम याद है? क्या मैं यहां पे खड़ा था, मुझे कहां जाना है, कौन कौन से रास्ते हैं मेरे पास, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज अवेलेबल, इंप्लीमेंट द बेस्ट स्ट्रेटजीज, और लास्ट में कंट्रोल करके देखूंगा कि यार सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। हमने यहां तक खत्म किया था। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट पढ़ के हमने खत्म किया था
कि हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जल्दी से बता दो। दो ही ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यही लाइन लिख के आनी है, टू अचीव द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ये नहीं लिख सकते टू मूव अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर या टू गेन कॉम्पिटिशन, ऐसा कुछ नहीं। टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना, उसको देर लाफा कान के नीचे आगे बढ़ के जाना है। और दूसरा 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 कौन सा है? टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन अ वे किस चीज के लिए? टू डील विद द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से दो चीजें आएंगी ना, ये भी देखा था। क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी भी, थ्रेट भी। दोनों को डील करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही हमें रास्ता दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे हमने लास्ट में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये देखिए, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुल थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, all the changes in the environment that provides opportunities and threat। समझ में आ गया? तो ये पार्ट हमने यहां पे खत्म किया था। ठीक है, डन। अब आज हम इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। रिवीजन खत्म। कितनी देर लगी हमें? सिर्फ 5 से 6 मिनट। बहुत प्यारा सा रिवीजन हमने खत्म किया कल की अपनी क्लास का। चलो हाँ, अब है हमारे पास इंपॉर्टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो पढ़ लिया था कि एक्टिविटीज जो मैनेजमेंट यूज करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्रिएट हो रही है उसके थ्रू। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है याद है ना? 3 चीज पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस अलग है, लिमिटेशंस अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग है। कोई भी मिक्स करके मत आ जाना। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, क्या काम है इसका? फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन हैव बिकम एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो दिस दैट दिस, ये सब बकवास। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वो दिस दैट, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मोड़ा ज्ञान जब भी, अच्छा पता है एक चीज याद रखना, जब भी किसी के बारे में किसी की इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हमेशा उसका डेफिनेशन जरूर लिख के आना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर जब भी लिखोगे ना, स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन देना और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस से जो पूछा है वो लिखना। तो चलो जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो हमने कॉपी बनाई थी, यहां पे क्या लिखा था, लिख लो। whenever क्वेश्चन आस्क्स, क्या पूछता है? टू लिस्ट डाउन इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनीथिंग, किसी का भी। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑलवेज, अरे मेरा मतलब ऑलवेज, हाँ जी हाँ, ऑलवेज write down the definition of point asked, that is definition of स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमारे क्वेश्चन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछा था ना, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख के आनी। डन। चलो ये कुछ कॉमन गलतियां जो अपन करते हुए आते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शुरू में लिखाता चलूँ ताकि अपन बार बार उन गलतियों को ना दोहराएं। यहीं थे क्या अपन, या फिर यहाँ पे थे? यहाँ पे थे आई गेस, या परफेक्टली हम यहाँ पे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा पता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मेनी बिजनेस जाइंट्स, चलो इसको अंडरलाइन कर लेते एक बारी। मेनी बिजनेस जाइंट्स have followed the path of extinction, failing to manage drastic changes in the business environment।
अभी अपन ने पढ़ा था साफ साफ कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत सारी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी लाता है और थ्रेट्स भी लेके आता है। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, हमेशा ये एग्जांपल सक्सेसफुल रहेंगे, हमेशा आपको समझ में आएंगे। कौन सा? कोडक। कैमरा लाने वाला ही कोडक था, ठीक है, पर आज कोडक का नाम सुनाई देता है? नहीं। ठीक है, नोकिया के बारे में सबने सुना होगा, भाई ईंट टूट जाएगी, हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन नोकिया नहीं टूटेगा। ये आज भी याद है अपने को, आज भी याद। पर स्टिल ना नोकिया का फोन बिकता है ना कोडक के कैमरा। क्यों? नोकिया के सीईओ ने ना ये तक कहा था कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हम फेल हो गए। पता नहीं क्यों फेल। आप लोगों में से कोई बता सकता है हम क्यों फेल हो गए? हम मतलब नोकिया क्यों फेल हो गई, कोई बताओ। उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, उनके पास अमित भाई नहीं था आपकी तरह। क्या अमित भाई फेंकते हो? अरे फेंकता नहीं हूं, मतलब उनके पास कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आपसे इसको आपको इनसे बहुत सारा खतरा है, आपकी कॉपी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। उन लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा था, उनको पता था क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना। उन लोगों ने गेन कर लिया, अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया। कोडक पीछे रह गया, नोकिया पीछे रह गया। एग्जाम्पल दिया होगा, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडक, ये सब खत्म हो गए। किसकी वजह से? सही से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज नहीं कर पाए, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, चलो। बिजनेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज, या तो जीतेंगे या हारेंगे, बीच में कोई नहीं रहता। ठीक है, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यहां पे लाइन आ जाओ। ऊपर वाला पूरा पूरा बकवास, जब भी लिमिटेशन इंपॉर्टेंस पूछेगा पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिफिनेशन देना, उसके नीचे लिखना दीज आर द बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस या लिमिटेशंस या ऑब्जेक्टिव्स या एक्स वाई जेड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, चल सबसे पहला हाईलाइट करते हुए चलते हैं। अरे आप नहीं भैया, आप। गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। मतलब क्या कंपनी आगे नहीं बढ़ रही थी क्या? अरे यार, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सहारा ही क्यों लेते? हम क्यों कोई स्ट्रैटेजी बनाते? स्ट्रैटेजी इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम कोई गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो वो अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी जो होती है मुझे बताती है कि जो मेरा गोल है, जो मुझे अचीव करना है, वो अचीव करने के लिए मैं क्या करूं। जैसे अपन वही एग्जांपल लेंगे, आपने सोचा 30 लाख का मेरे को पैकेज चाहिए, उसके लिए हमने स्टेप्स देखा था, रैंक फाइनल में चाहिए या फिर अच्छे मार्क्स चाहिए, आर्टिकलशिप बिग फोर से होनी चाहिए, उसके लिए सी इंटर में रैंक अच्छी होनी चाहिए, आर्टिकलशिप के लिए मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, अपने रैंक नहीं है तो इंटर में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो ये स्टेप है। तो अब बताओ मुझे, अब मैं अगर इंटर में हूं तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि यार मुझे सी इंटर में या तो बहुत अच्छा स्कोर लाना है या रैंक लेके आना है। तो अपने आप को रास्ता बता दिया ना इसने कि मुझे क्या करना है, इसीलिए इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव। यार कहाँ जाऊं, इधर जाऊं, इधर चला मैं उधर, वो वाला केस नहीं होता, ये सीधा बता देती कि भैया ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज है। इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। अपने इतना भी लिखेंगे ना, उसके बाद अपने मन से कोई भी थ्योरी लिख के आएंगे तब भी चलेगा। ये लाइन लिख दो, अंडरलाइन कर दो, डन, एक नंबर देगा, कोई नहीं मना करेगा आपको। उसके बाद चलो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स टू डिफाइन द गोल्स एंड मिशंस, मतलब क्या गोल्स एंड मिशंस, मैंने बोला ना गोल, क्या मेरा गोल है, क्या अचीव करना चाहता हूं। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिफाइन द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। मिशन क्या है, विजन क्या है, आगे आने वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट helps organization to be proactive instead of reactive in shaping। अपन ने अभी ऊपर पढ़ा ना, मैंने आपको लिखाया था प्रोएक्टिव रिएक्टिव में क्या। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू अगर ये लाइन लिखते हो, मैं बताता हूं इसके बाद कैसे लिखना है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। इसके अगला पॉइंट पता है जो पढ़ा था वही लिख लो, क्या कि इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और ऊपर वाली लाइन ऑब्जेक्टिव की चिपका दो, क्या इट प्रोवाइड्स अस द पाथ टू डील विथ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, सो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द एडवांस एंड कैन प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। देखा, ये वाली लाइन लिखने के बाद कहीं से भी कुछ भी चिपका दो सब चलेगा। क्या कि
ये बोल रहा है कि हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव, हमें प्रोएक्टिव होने में मदद करता है। अब हम प्रोएक्टिव कैसे होंगे? जब मुझे पहले से पता होगा क्या होने वाला है। मुझे पहले से कैसे पता होगा क्या होने वाला है? यही तो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि इट हेल्प्स अस टू मूव थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बात खत्म। तो ये वाला पॉइंट लिख देंगे वहां पे कि ये हमें पहले ही बता देता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आने वाली है, इसीलिए मैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बना लेता हूं अपनी। डन, बहुत अच्छा। Organizations are able to analyze and take the action instead of being more spectators. इसका डिफिनेशन लिख देंगे प्रोएक्टिव का मतलब क्या है। दे आर एबल टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी। ये बकवास, प्योर बकवास, ये सब के नंबर नहीं है, नंबर इस लाइन का है और जो आगे मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से कहीं से अच्छी सी लाइन चेप दो, उस चीज का है। बात खत्म। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज। क्या ये मैंने ऊपर आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते समय स्ट्रेटेजी का जब डिफिनेशन था तो मैंने ये नहीं पढ़ा था। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स अ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, वही सेम चीज लिखी है। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज सच एज डिसीजंस ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चर, फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट। मतलब बोलता है जब मैं स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करता हूं ना तो मैं बहुत सारे डिसीजंस ले सकता हूं। टॉप मैनेजमेंट कौन कौन से डिसीजन, कौन सा बिजनेस प्रोडक्ट है, क्या मार्केट है, क्या बनाऊं, क्या फैसिलिटीज, इन्वेस्ट कहां करूं, मतलब जितने डिसीजंस आपको याद आ रहे हैं ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सब कुछ इसमें डाल के मतलब एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है टॉप मैनेजमेंट को कि यार तुम जो डिसीजंस लेना चाहते हो ना आराम से ले सकते हो। अब देखो अगला पॉइंट, अपने को पॉइंट सिर्फ इन तीन जो हाईलाइट किए ना इनके मिलने वाले। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट seeks to prepare the organization to face the future and act as pathfinder to various business opportunities। यही वाली लाइन अपन ने ऑब्जेक्टिव में लिखी थी कि इट हेल्प्स अस टू पेव द वे थ्रू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और टू पेव द वे थ्रू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। ये पहले ही हमें मदद कर देता है। इसके ऑब्जेक्टिव में लिखा था कि यार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ रही ना वो मैं तेरे को बता दूंगा। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटीज का हमें पता चल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा, हमें फ्यूचर दिख जाएगा और मैं बेटर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। तो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। फ्यूचर में दोनों चीजें आ गई, कौन कौन सी दोनों चीजें? अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, दोनों के दोनों आ गए। एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना वो कैसे मैं ग्रैब कर सकूं। उसके बाद सेकंड नहीं, 1 2 3 4 5 फिफ्थ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। ये क्या बात कह रहा है भैया? इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द कॉस्टली मिस्टेक्स। देखो जब मैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा हूं ना, मैंने सबसे पहले क्या देख लिया, मैंने देखा कि इतनी सारी स्ट्रेटेजीज है, मान लो इतनी सारी स्ट्रेटेजीज है चूज करने के लिए। मैंने एनालाइज किया होगा ना, ये वाली चूज करूं, ये वाली चूज करूं, ये वाली चूज करूं, ये वाली करूं, ये वाली करूं, ये। तो जब आप इतनी सारी स्ट्रेटेजीज में से चूज करते हो ना तो आप पहले ही देख लेते हो यार इसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो मैं सारी स्ट्रेटेजीज को पहले ही एनालाइज कर लेता हूं और बेस्ट वाली चुनता हूं। इससे मैं मिस्टेक्स करने से बच जाता हूं। यार इसकी जगह मैंने अगर डायरेक्ट ही ये ले लिया होता, अगर मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होता और आंख बंद करके कोई भी स्ट्रेटेजी उठा ली होती तो फेल करता ना यार। मैं फेल करता या पास करता, पास भी हो सकता था लेकिन चांसेस थे ना कि फेल कर जाता और बहुत बुरी तरह से फेल करता। इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls by ये लिख लो by giving us an opportunity to क्या करना, opportunity to select among various स्ट्रेटेजीज। मतलब मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में से कोई एक स्ट्रेटेजी चूज कर सकता हूं। ठीक है, डन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगला वाला हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस।
लॉन्गेटिविटी मतलब कि धंधा ज्यादा लंबा चलेगा। अरे सीधी सी बात है ना। ये लिखने के बाद पता है क्या लिखो, इट हेल्प्स अस टू बीट द कस्टमर्स, इट हेल्प्स अस टू सी द फ्यूचर, इट हेल्प्स अस टू मेक अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी so the business can continue for a long run, for a longer period of time। बस इतना लिख के छोड़ दो, पॉइंट डन मिल जाएगा। और काट लिया ऐसे ही तो मेरा नाम बदल दियो, सिर्फ इतना लिखना है, इट हेल्प्स अस टू इनहेंस द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। और उसके बाद वही वाले पॉइंट्स क्या, ये मेरे को प्रोएक्टिव बनने में मदद करेगा, ये मेरे को फ्यूचर देखने में मदद करेगा, वही ऊपर वाले चिपकाने हैं। और इसकी वजह से मैं कोई भी अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इसीलिए मेरा बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन कर लूंगा। विटनेस द स्टेट ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट चैलेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यही बकवास वाला बात। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अभी तक नहीं आया था। एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट वुड फैसिलिटेट असिस्ट इन इट्स फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो मैंने बता दिया, यही एक और पॉइंट लिखूंगा क्या, कि इट हेल्प्स अस टू क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसीज। पता है कोर कॉम्पिटेंसीज किसको कहते हैं? ये एससीएमपी में हमारे पास फाइनल में आता था, अब यहाँ पे है कोर कॉम्पिटेंसीज, मतलब these are special features or characteristics that help to achieve competitive advantage। मतलब देखो कोर कॉम्पिटेंसीज होती ना, मेरे अंदर क्या खूबी है, ऐसा क्या है मेरे पास जो उसके पास नहीं, उसको बोलते कोर कॉम्पिटेंसीज। मतलब जैसे एप्पल के पास ऐसा क्या है जो बेचारा इतना महंगा बिकता है, कोई फोन उसकी रेंज में नहीं आ सकता। लोगों का विश्वास जीत लिया है उसने कि यार फोन हो तो एप्पल हो। अगर आप पता है एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने एक ऐसा चीज हम लोगों को दिमाग में सेट कर दिया है कि अगर आप अमीर हो तो भैया एप्पल आपके पास होना ही चाहिए। एप्पल मतलब अमीरी, उसने ये वाला माइंडसेट हमारे दिमाग में सेट कर दिया है, ये है उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज, ये उसने सेट कर दिया है। बस इसीलिए एप्पल में कुछ भी नया फीचर नहीं आता, फिर भी धड़ाधड़ बिकते चला जाता है। एप्पल का 11 12 13 14 15 बिकते चला जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट होती है, उससे हमारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट होता है, बात खत्म। और इसी पॉइंट की वजह से हमारा बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, तो ऊपर वाला पॉइंट भी हो गया, बात खत्म। ये देखो इसके बाद हमने एक प्यारा सा ये डायग्राम आईसीआई के मटेरियल से उठाया, आप देखोगे आपको वहां भी मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कुछ इंपॉर्टेंस हम साथ साथ लिख ले क्या, मैं एक कुछ समरी फॉर्म में लिखवा दूं जहां से अपने को याद हो सके? ठीक, लिखते चलो। ऑब्जेक्टिव से ही उठाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला हेल्प्स टू क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसी एंड गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मैं ताकि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन कर सकूं। अब सेकंड, इट हेल्प्स अस टू सी द फ्यूचर एंड प्रिपेयर strategy नहीं, helps us to see the future and identify various opportunities। ये हमें फ्यूचर देखने में मदद करता है और हमारी अपॉर्चुनिटीज बनाने में कि क्या कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उनमें मदद करता है। उसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट, सबसे पहले हमने ये देख लिया कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सेकंड, वो हमें फ्यूचर देखने में मदद करता है, फ्यूचर देख लेंगे उससे हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाएगा। थर्ड, इट हेल्प्स to create proactive strategy। क्यों? Because we can see future and save organization from threats।
मैं थ्रेट से बचा सकता हूँ। फोर्थ, ये करने के बाद जब मैंने फ्यूचर भी देख लिया, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी बना ली, अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, बताओ 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 बताओ। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो इन लॉन्ग रन और और लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लॉन्गेटिविटी के लिए ये मदद करता है हमारे पास। बस ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। पांच, पांच आपको पता है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 ही लिख के आने चाहिए अपने को, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि 6 लिखा, कोई एक गलत हो गया तो एक तो सही हो जाएगा ना अपना। तो हमने ये वाला कर लिया, और यही मेन ही छूट गया। इट गिव्स डायरेक्शन टू कंपनी by allowing us to identify strategies to reach our goal. अब इसी के साथ छठा पॉइंट, इट सेव्स अस फ्रॉम कॉस्टली मिस्टेक। कैसे? क्योंकि ये पहले ही हमें बता देता है कि इतनी सारी हमारे पास स्ट्रैटेजीज है, कोई एक चूज कर लो बस, क्योंकि मैं एक चूज कर लेता हूं तो कॉस्टली मिस्टेक से बच जाता हूं। ऐसे अपने सीक्वेंस में पॉइंट याद रखेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो रटने वाली तो नौबत ही नहीं है, अभी तक तो मैंने नहीं रटवाया आप लोगों को। और इंपॉर्टेंस ये हमेशा पूछता है, हमेशा कभी ना कभी आपको दिख ही जाएगा 5 नंबर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। अब हमारे पास importance of strategic management lies in the ये बकवास, it must be however realized that in search of meaning and purpose organization may undertake decision activities that may not measure up being strategic. Belief in diversity, inclusion, बकवास बकवास बकवास, they may not serve as strategic purpose in strict sense. कोई काम नहीं है इस लाइन का, कोई काम नहीं है, इतना लिख के बकवास, सिर्फ बकवास। अगला, limitations of strategic management। अच्छा, आपको लिखने के लिए टाइम चाहिए क्या? ओह, ये तो दिख ही नहीं रहा था यहाँ पे। चलो ये लिख लो आप लोग, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक अपन पानी पी लेते हैं। अच्छा गाइस, समझ में आ रही है ना चीजें? क्योंकि हम लिंक कर करके पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे। पढ़ तो आप सेल्फ स्टडी भी सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी में हमें बस ये सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें ये नहीं पता किस सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है, लिंक कैसे करूँ। लिंक मैं करवा रहा हूँ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, डन। चल, ये लिख लिया, अगला भी लिख लो। देखो मैं बताऊं मैंने कैसे लिंक करवाया। हमने जो गोल्स पढ़े थे ना, उसके गोल्स कौन कौन से कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, और एक पाथवे बता दूंगा टू डील विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसी से निकाल लिया मैंने। कैसे? देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिफिनीशन से ही हम सब निकालते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया? सबसे पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमें कोर कॉम्पिटेंसी बनाने देता है। मैंने ऑब्जेक्टिव ले लिया ना, गोल्स की हमें कोर कॉम्पिटेंसी देता है, जिससे मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। डन। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और क्या करता है? मेरे को फ्यूचर देखने के लिए मदद करता है, तो मैं सारी अपॉर्चुनिटीज का पता कर सकता हूं। ये मैंने स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन में से उठाया। अब यहां से बनाते चलो, क्या? क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूं, तो इसकी वजह से मैं प्रोएक्टिव अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। डन। चौथा पॉइंट, क्योंकि मैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना सकता हूं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मेरे पास, इसीलिए मेरा बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलेगा। चौथा पॉइंट खत्म। पांचवा पॉइंट, क्योंकि मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में से चूज कर सकता हूं कि मेरे को कहां जाना है, एक स्ट्रैटेजी डिफाइन हो जाती है मेरी कि ऐसे मैं अचीव करूंगा, तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। और मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में से पहले ही दिमाग लगा के 10 लोगों से पूछ के अच्छी स्ट्रैटेजी चूज करता हूं, इसीलिए एक कॉस्टली मिस्टेक से बच जाता हूं। ये 6 पॉइंट लिख के आओ, मैं देखता हूं ऐसे कैसे नंबर काटेगा। नहीं काट सकता, मेरे स्टूडेंट के तो नहीं काट सकता, अमित भाई के स्टूडेंट के कोई नंबर नहीं काट सकता अगर आपने ऐसे लिख किया है। ठीक है, चलिए डन। आधा घंटा हो गया, हमने अभी तक सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ा है। कोई बात नहीं, अच्छे से समझ आ जाएगा ना, ये चीजें अच्छे से क्लियर रहेंगी ना, तो आगे अपन फटाफट पढ़ते चले। लिमिटेशंस, भैया
सारी अच्छी अच्छी बात तो आपने बता दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, भाई फ्यूचर दिखा देगा, प्रोएक्टिव बना देगा और अपने को मदद कर देगा लॉन्गिटिविटी के लिए, अपने को मदद कर देगा हर एक चीज के लिए। बट कुछ 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 इसकी प्रॉब्लम्स भी है, बताऊं क्या? चलो, लिमिटेशंस या फिर नेगेटिव पॉइंट्स। अच्छा, ये आप लोगों ने लिखा था क्या? ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, ऐसे 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 करके याद होगा। अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ना, मतलब इस सब्जेक्ट का मैं एक और चीज बताता हूँ। जितना हम क्लास में रोज पढ़े ना, वैसे का वैसा लिंक करके 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, याद जरूर कर लीजिए। अगर आपने याद कर लिया ना साथ ही साथ, ये मैंने अपने सीए इंटर में किया था। अच्छा, मैंने सीए इंटर की जर्नी बताई है क्या आप लोगों को अपने, स्पेशली इस सब्जेक्ट की? चलो मैं ये एक चीज छोटी सी जल्दी से बता देता हूँ। क्या हुआ था ना, आईटी एसएम हमारे टाइम पे होता था। आईटी मुझे शुरू से कभी नहीं पसंद, कभी भी नहीं पसंद है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पसंद आती थी। पूछो क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जब मैंने क्लासेस ली ना, साथ ही साथ जो सर पढ़ाते थे वो मैं याद कर लेता था। मुझे हमेशा लगता था कि हाँ, मैं याद करके चला जाऊंगा अगले दिन। ठीक है, लोगों ने डर भी बिठा रखा था, डर। एग्जाम में ना, एग्जाम आया आईटी एसएम का, आईटी मुझे शुरू से नहीं पसंद थी। 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। जब मैंने आईटी का पेपर देखा ना, पढ़ा पहले क्वेश्चन से लेके 4-5 जो क्वेश्चन आईटी के होते हैं, मुझे एक नंबर का भी क्वेश्चन, एक नंबर का भी। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जब खोला, 50 में से 48 नंबर का क्वेश्चन मुझे आता है। पता है मैंने सबसे पहले दिमाग क्या लगाया कि अमित 48 का तेरे को आता है, 48 का बहुत अच्छे से आता है, तो मैं 48 में से अराउंड 40 तो सिक्योर कर सकता हूँ। इतना मैं श्योर था कि चलो फेल नहीं होगा। मेरा लास्ट पेपर था, मुझे अच्छे से सोचना था इसमें। तो मैंने धीरे 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 आराम से ऐसे पूरा आराम से जितना याद करके लिख सकता था सब लिखा। अराउंड 1.5 घंटे से 2 घंटे में सिर्फ ऐसे में लिखी मैंने, ताकि 48 में से अराउंड 40 तो मैं लेके आ सकूं। उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में आराम से याद कर करके एसएम लिखा। एसएम बोलता हूँ, आईटी लिखा। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें से कुछ लिखा मैंने। मैंने सोचा चलो 1.5 नंबर तो आ जाए, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, चलो इसमें से 1 नंबर तो आ जाएगा। ऐसे कर करके मैं आगे बढ़ा। और जब मैंने ये देखा ना कि फाइनली आईटी में मुझे 50 में से 12-15 नंबर में सिक्योर कर पा रहा हूँ। 15 नंबर, 15 भी नहीं, आई थिंक 13 नंबर मैं सिक्योर कर पा रहा हूँ। और मेरे टोटल 14 + 13 53 बन गए। मैंने छोड़ दिया उतने पे पेपर की, डन, बस अब भगवान संभाल लेंगे। और यकीन मानो मेरे को एग्जाम्स में 52 डॉट नंबर आए थे। इतनी स्ट्रांग थी मेरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आईटी तो कभी आया ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं हुआ, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। वो काम का भी नहीं था, पता ही नहीं क्यों डाला हुआ था सब्जेक्ट में, समझ ही नहीं था। कंप्यूटर पढ़ो, हार्डवेयर पढ़ो, सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ना। हार्डवेयर क्या, मैं उसका मिस्त्री थोड़ी बनूंगा? नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पसंद था। ठीक है, पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुरू से बहुत पसंद था, बहुत प्यारा था। और इसी ने मेरी जान बचाई, इसी की वजह से मेरी रैंक आई। मैं आज भी यकीन मानता हूँ कि उस 48 में से अगर मैं कॉपी अपनी मंगवाता ना, तो मुझे 38 से 40 तो जरूर आए होते। इतना प्यारा मैं एसएम लिख के आया था। इसीलिए मैं आज आप लोगों को एसएम पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि एसएम ना मेरे यहाँ हिट करता है, यहाँ चीजें समझ में आती है, तुरंत अपने आप एक्सप्लेनेशन आ जाता है, तुरंत एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, जैसे ये अभी अपन ने याद करने वाला पार्ट बनाया। चलो, हो गई ना स्टोरी प्यारी सी। आपको भी ऐसा नहीं करना है कि कोई एक वीक छोड़ के जाना, अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द या लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने, पता है एक काम करता हूं, इसका पॉजिटिव बताता हूं और उसी का उल्टा तोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हमने पॉजिटिव पढ़ा था यहाँ पे, हेल्प्स टू सी फ्यूचर बताता था। ठीक है, पर सबसे पहली बात, इसको ग्रीन में मार्क करता हूं, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। मैं सोच तो लेता हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी बना लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है। और टर्बुलेंट मतलब बहुत बदलते रहता है। तो यार मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ऐसे 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 काम होना चाहिए। मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि यार मार्च का महीना आ रहा है, होली आने वाली है, सब कुछ प्लान होने वाला है, बहुत बढ़िया अपना होटल इंडस्ट्री चलेगी। कोई चमगादड़ खा के बैठ गया, लॉकडाउन लग गया, सारा इंडस्ट्री फुस। तो जरूरी नहीं सब कुछ मेरे हिसाब से ही चले, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहीं से भी उठा पटक कर सकता है।
तो ये पॉजिटिव पॉइंट था, बट नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, एक्सटर्नल environment is complex and ever changing। और कई बार ऐसे चेंज होता है ना कि एसएम भी अपनी कोई मदद नहीं कर सकता, एसएम भी हाथ उठाते हैं, भैया लाला तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हें लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ठीक है, चलो, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि ये फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जब यही नहीं पता मेरे को कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, तो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना लूं, कैसे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना के रख लूं। मैंने ये बनाई और ये हो गया, तो वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स काउंटेड ऑन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स दैट वुड हैव बिकॉज ऑफ द ह्यूज पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाउएवर कस्टमर्स आर गेटिंग, क्या है ये, जुड़ा हुआ है, रिलक्टेंट टू परचेज ईवीज ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। ये लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना यहीं पे मिल गया। क्या, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेड इन इंडिया पुश कर रही थी कि हमें पेट्रोल वगैरह पे यूज नहीं करना। इलेक्ट्रिक वालों ने पता है क्या सोचा, यहीं से आपका दिमाग चलना चाहिए। इलेक्ट्रिक वालों ने सोचा यार गवर्नमेंट बोल रही पेट्रोल हटाओ, चलो जल्दी से प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं। उसने बना लिया, लेकिन लॉन्च किया ना तो सेफ्टी इशू आ गए। वो ओला नहीं चलते चलते कभी भी आग पकड़ लेती है। एक तो मैंने केस देखा था, ओला उल्टी चलने लग गई थी, उल्टी मतलब वो आगे से बढ़ा रहा है, वो पीछे उल्टी जा रही है। तो सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स फुस हो गए। तो इन्वायरमेंट का कोई भरोसा नहीं है, लोगों को सेफ्टी कंसर्न्स होने लगे, इसलिए वो लोग इलेक्ट्रिक पे नहीं शिफ्ट हुए। जबकि गवर्नमेंट पुश कर रही थी, अपॉर्चुनिटीज थी, दिख रहा था, पर इन्वायरमेंट इतना फास्ट बदला, इलेक्ट्रिक व्हीकल फुस हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इतना फास्ट बदल सकता है कि अपन समझ भी नहीं सके उसको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये तो मैं हमेशा याद करता था और मेरे को याद रहता है, ये सबसे आसान चीज होती है। किसी का भी अगर लिमिटेशन लिखना हो ना, लिख दो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब यार देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने वो स्टेप दिखाए थे अपने को, याद है? सबसे पहले मेरे को ये पता करना पड़ेगा वेयर आई एम, फिर वेयर आई वॉन्ट टू गो, फिर मैं स्ट्रेटेजी चूज करूंगा, सॉरी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करूंगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी को चूज करूंगा, फिर इंप्लीमेंट करूंगा। इतना जब तक करूंगा ना तब तक तो गाड़ी छूट जाएगी अपनी, कोई और फायदा उठा के पहले ही निकल लेगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ये भी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे नहीं तुरंत, ऐसे कभी भी चुटकियों में नहीं होता। चुटकियों में क्या बनते हैं, चलो जल्दी से समझो। चुटकियों में क्या बनते हैं, प्लान्स बनते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए टाइम लगता है। समझ में आया? लिख लो, यहां पे लिख लो फटाफट से। प्लान्स आर मेड इंस्टेंट बट स्ट्रेटेजी टेक्स टाइम। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वेयर आई एम, ये तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये सारी चीजें होती है, मैं कहाँ हूं क्या हूं, ये सब सोचने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी। Organizations spend a lot of time in preparing, communicating the strategies that may impede daily operations and negatively impact the routine business। मेरे को आज कुछ एक्शन लेना है और मैं यही सोचता रह गया कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, क्या स्ट्रेटेजी लूँ, बेस्ट चूज करो, इंप्लीमेंट करो, तब तक तो गाड़ी छूट जाएगी। सिमिलर टू अस स्टूडेंट्स प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, और कितना क्या घंटा पढ़ना है, कंज्यूम सो मच ऑफ आवर। भाई ये बोल रहा है कि कभी कभी अपन प्लान करते ना कि इस टीचर से लूं, उस टीचर से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, दिन में कितने घंटे पढ़ूं, क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, इसी में इतना टाइम लग जाता ना कि 2-3 घंटे तो पढ़ाई के यही बर्बाद हो जाते हैं। फिर मन करता है यार सो लेता हूँ, उठ के पढ़ूंगा, टाइम यही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट ने कोई एग्जाम्पल दिया है तो वो एग्जाम्पल हम हमेशा कोट करके आ सकते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। बिजनेस में भी कि कभी ये सब सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, चल अच्छा ग्रीन से कर रहे थे ना तब तो इसको डन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। ये भी कभी भी पता है, किसी भी प्रोसेस का अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो 2 लिख देना, एक तो टाइम कंज्यूमिंग और एक कॉस्टली। हमेशा आंख बंद करके कभी भी लिख देना कि एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस पता है क्यों है?
क्योंकि आप बहुत सारे दिमाग सोचने वाले लोगों का टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे कि भाई बताना कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके थोड़ा 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 अप्लाई करके देखोगे, तो बहुत सारा अपना टाइम, स्पेशल लोगों का दिमाग, उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ इन्वेस्ट हो जाता है। कई बार तो क्या होता है ना, मान लो मैंने कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी, अच्छी नहीं चली, फिर एक नई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो इन सब में तो मेरा नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए बोला जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, adds a lot of expenses to organization. Expert strategic planners need to be engaged. बोला ना, एक्सपर्ट लोगों का दिमाग चाहिए, तो उनकी सैलरी कौन देगा, देनी पड़ेगी ना, बहुत खर्चा आ जाता है। Really costly for the organization with limited resources, particularly when small and medium organizations. देखो बड़े लोग जो है ना, टाटा हुए, अंबानी हुए, अपने मुकेश भाई हुए, मुकेश भाई नहीं सॉरी, मुकेश अंबानी सर हुए, ये लोग जो है हमेशा बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको और मेरे को कोई नया स्ट्रैटेजी प्लान करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, भाई मैं उनका स्ट्रैटेजिस्ट लेके आऊंगा, खत्म। अब जैसे मनीष मल्होत्रा का लहंगा ही सजाया हुआ 15-20 लाख का आता है, कुछ लोगों की तो इतने में शादी नहीं पड़ जाती, तो शादी का सारा बजट तो लहंगे में घुस जाएगा। वही वाला केस है यहाँ पे, जितने का मेरे को स्ट्रैटेजी नहीं होगी उतना तो स्ट्रैटेजी बनाने वाले को पैसा देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मीडियम, ये लिख लो यहां पे, पेमेंट टू एक्सपर्ट्स, और ये लाइन लिख के आना, दीज कैन बी रियली कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, स्पेशली मीडियम एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। अब इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट कि इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, मतलब यार हम वहां पे हैं, आपने एसएम पढ़ा है, क्या कोई और मेरा लेक्चर नहीं पढ़ रहा होगा, क्या किसी और टीचर से एसएम कोई नहीं पढ़ रहा होगा, सब पढ़ रहे होंगे। इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म्स स्ट्रेटेजी। यार मैंने मान लो एसएम पढ़ा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, स्ट्रेटेजी पढ़ी और कुछ इंप्लीमेंट किया, सामने वाले ने भी पढ़ा होगा, उसने भी कुछ इंप्लीमेंट किया, तो सब एक दूसरे के बदले ही करते चले जाएंगे, तो क्या रिएक्शन होने वाला है वो पता ही नहीं चलेगा। ये देखो फॉर एग्जांपल एप्पल चेंज द मार्केट डायनामिक्स ऑफ द स्पीकर इंडस्ट्री बाय चूजिंग टू मूव फ्रॉम 3.5 ऑडियो जैक फ्रॉम द आईफोन्स। उसने आईफोन से ना वो गोल वाला जो ऑडियो जैक लगता था वही हटा दिया। अब क्या कर रहे हैं, नाउ टू बी रेलिवेंट इन द मार्केट ऑल मेजर स्पीकर ब्रांड्स had to put concentrated efforts to develop their own true wireless speaker and compete with the new entrants। ठीक है, अब उनको कुछ करना पड़ रहा है ताकि वो फोन्स में अटैच हो सके। तो इस भाई ने कुछ किया, अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया, इसकी वजह से सामने वाले की भी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। तो ये बोल रहा है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सब अगर स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो रहा है कि सबकी स्ट्रेटजी सामने वाले की स्ट्रेटजी को अफेक्ट कर रही है। इसलिए एक ने स्ट्रेटजी बदली तो दूसरे की गलती, दूसरे को चेंज करना पड़ेगा, फिर उसने बदल दिया फिर पहले वाले को करना पड़ेगा। तो ये वाला काम हमारा हो रहा है, देखो देख काम चल रहा है। ये एक और प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। अरे ये क्या हो गया, चलो तो मैं इसको चेक करता हूं, तब तक एटलीस्ट हमने इंपॉर्टेंस खत्म कर लिया और हमारी लिमिटेशंस खत्म कर ली कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या है। नुकसान एक बार जल्दी से रिवाइज करें क्या, नुकसान में अपन ने देखा इसके नुकसान है, एक सेकेंड गाइस, हाँ तो इसके नुकसान अपन ने देखा। सबसे पहला दो नुकसान जो कहीं से भी उठा के डाल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे को सोचना पड़ता है वेयर आई हैव टू गो, फिर उसके बाद कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करूं, बेस्ट कौन सी है, इंप्लीमेंट करूं, तब तक तो अपनी टाइम ही निकल जाता है। दूसरा ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है, क्योंकि मेरे को एक्सपर्ट को लेके आना पड़ेगा कि यार मेरे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके दे, इसीलिए मीडियम और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो है ही नहीं। दो पॉइंट, थर्ड पॉइंट कौन सा था कि हम ये सोच के चलते थे कि एसएम की मदद से हम फ्यूचर देख लेंगे और प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना लेंगे, पर फ्यूचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, इसीलिए समझ ही नहीं सकते। और अगर हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई तो जरूरी नहीं हर बार वो पास ही हो जाए। इसीलिए हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है हर बार ऑप्टिमल हो और हमारे पास फ्लॉलेस हो, जरूरी नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी कभी कभी गलत भी हो सकती है। और अभी सबसे लास्ट में हमने पढ़ा क्या कि सारे लोग अब स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है,
एक अपने स्ट्रैटेजी बनाता है, उसकी वजह से सामने वाले को चेंज करना पड़ता है, फिर सामने वाला चेंज करता है, उसकी वजह से और सामने वाले को चेंज करना पड़ता है। ये वॉर चल रही है, तो सारे स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स अपन लिमिटेशंस में लिख के आएंगे। अगर 5 नंबर का भी आया तो सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे पास स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का, स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद चारों लिमिटेशंस के पॉइंट लिख के आएंगे। 5 में से डन 4 से 4.5 मार्क्स कोई भी नहीं अपने रोकने वाला, इतने डन आ जाएंगे। और अगर अपने सारे पॉइंट्स मैच कर गए तो बिलीव मी गाइस 50 नहीं, 5 में से 5 भी अपने आ जाएंगे। तो चलो मैं एक बार ये चेक करता हूं, तब तक आप लोग एक बार देख लो इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस क्या क्या है। मैं एक बार चेक करता हूं क्या हो गया इस विचार। तो हाँ जी दोस्तों, थोड़ी सी खटपट ठीक करने के बाद हम वापस आ गए। तो हम लास्ट कहाँ पे थे, हमने अभी जस्ट खत्म किया था बेनिफिट्स और उसके लिमिटेशन। तो बेनिफिट्स में हमने क्या देखा था, फटाफट से हमने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स, जिसमें सबसे पहला इसने पॉइंट बोला कि ये क्या करता है, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ा देता है। जिससे क्या होगा, जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। सेम चीज हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी थी। अब ये पहला पॉइंट लिख लिया ना, यहां से पॉइंट्स उठाने स्टार्ट करो। सबसे पहला ये क्या करता है, मुझे फ्यूचर देखने में मदद करता है, फ्यूचर देखने में मदद करता है, इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। थर्ड पॉइंट, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूं इसीलिए मैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है, क्योंकि क्या, क्योंकि मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसीलिए मेरा जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन में ग्रो करने वाला है, लॉन्गेटिविटी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, तो इट प्रोवाइड्स अस अ पाथ टू फॉलो, क्योंकि हम चूज करते हैं ना बहुत सारी में से। और लास्ट पॉइंट, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रेटजीज होती है ना, और मैं पहले ही सोच लेता हूं कि यार ये वाली ठीक नहीं है, ये वाली ठीक नहीं है, ये वाली ठीक नहीं है, ये वाली सबसे बढ़िया है ना। तो इन चीजों को चूज करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी एक कॉस्टली मिस्टेक से बच सकता हूं। कौन सी कॉस्टली मिस्टेक, कि जब मैं एक रैंडमली कोई स्ट्रैटेजी पिक कर लेता, क्योंकि यहां पे दिमाग लगा के एक स्ट्रैटेजी को चूज कर रहा हूं, इसीलिए चांसेस ज्यादा है कि गलती नहीं होगी। समझ में आया। इसके बाद हमने फटाफट से लिमिटेशंस देखा था। लिमिटेशंस में मैंने ना आपको 3 पॉइंट बताए थे ऐसे जो बहुत ही ईजी है। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहले आप लोग लिख के आएंगे कि ये बहुत 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 ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो हर किसी के लिमिटेशन में कुछ ना याद आ रहा हूं तो लिख के आ जाता, टाइम कंज्यूमिंग। अगर इतनी लाइन में लिख दी ना तो आधा नंबर मिल जाएगा। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग क्यों, क्योंकि अपने देखा था ना 5 चीजें, कौन कौन सी, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, फिर उनमें से चूज करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, फिर कंट्रोल करो। इसी में अपनी सारी गाड़ी छूट जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली कैसे होगे भैया, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट को लेके आओगे ना जो आपको स्ट्रेटजी बताएगा। हाँ अमित भाई, अरे अमित भाई सस्ते आदमी थोड़ी है, इसीलिए इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है। बहुत लाखों में पैसे मिलते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो करोड़ों में। आपको पता है मेरा कितने का पैकेज लगा था जो मैं भी टीचिंग के लिए छोड़ के आ गया इस एफपीएनए की वजह से, बता दूं क्या, चलो आप लोगों को बता ही देता, आप लोगों से शेयर करना ठीक है। टीचिंग में आने से पहले ना, जब हमारा कैंपस हुआ और उसके बाद हमने ऑफलाइन भी ट्राई किया, तो क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप बिग फोर से थी, मैंने एफपीएनए में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी थी, जो कि बहुत ही अच्छा डोमेन माना जाता है, जिसका बेस होता है कॉस्ट, एफएम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसीलिए मेरे पास 2 ऑफर्स थे इन हैंड। एक था मेरे पास 18 लाख का, दूसरा 19 लाख का। आप बोलोगे अमित भाई मजाक कर रहे हो, ऑफर लेटर में दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास दोनों ऑफर्स थे अपने हाथ में, 18 लाख का और 19 लाख का, सिर्फ जस्ट सीए बनने के बाद। जबकि मेरी फाइनल में रैंक भी नहीं थी, फाइनल में 10 नंबर से अपनी रैंक मिस हो गई थी। सोचो यही मेरी रैंक होती प्लस 5 लाख और ऊपर। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। 18 लाख रुपए, 19 लाख रुपए, आप क्या नहीं कर सकते हो इतने पैसों के साथ। सोचो यार, अभी तक मतलब जस्ट रिजल्ट आने से पहले और इस बीच में आपका कंपनी में सिलेक्शन होने से पहले आप एकदम आराम से घर पे बैठे थे, 1 रुपए भी नहीं कमाते थे। अब अचानक से 18 लाख रुपए कमा रहे हो साल के। क्या करोगे इतने पैसों का, सोचो क्या करोगे इतने पैसों का। इस पे ना एक बहुत प्यारी सी शायरी, अमित भाई बहुत शायरी बोलते हो, अरे सुन लो। ये है कि कभी सोचा है कि जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो वो मिल गई तो क्या करोगे। बस यही शायरी थी। क्या अमित भाई पीछे। हाँ, तो मेरे को उतने की जॉब लगी थी, पर क्यों मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरा मन था। करो अपने मन की कैलकुलेटेड रिस्क लो, लेकिन ये देखो कि आपको क्या पसंद है, क्या मन कर है, कि यार मेरे को ये करने में ज्यादा मजा आएगा,
इसीलिए वो छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको ये नहीं बोलेगा कि अमित भाई आप तो फिर अच्छा छापोगे टीचिंग में, वो चीजें बाद में, वो कब होंगी किस पे डिपेंड होता है, जब मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकूं, जब आप लोग मुझे प्यार दे सको, उसके बेसिस पे वो चीजें आगे इनकम डिसाइड होती है। पर स्टार्टिंग में तो हमारे एफर्ट्स बहुत जाते हैं ना, कि आपको समझा सकूं कि अमित भाई औरों से अलग कैसे है, मैं कैसे अपना डिफरेंशिएट करके, ये भी अपनी स्ट्रैटेजी आएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी में, कि मैं कैसे लोगों से अलग हूं, मैं कैसे डिफरेंशिएटेड हूं, मैं क्या अलग प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को, ये भी मेरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इसीलिए यार जिस सब्जेक्ट ने मुझे इतना कुछ दिया है, स्टार्टिंग से ये बंदे 18-19 की जॉब दे रहा था, अगर मैं वो लोगों को पढ़ा सकूं जिससे बहुत सारे लोग की अच्छी हायर पैकेज लग सके, तो यार ये ज्यादा अच्छी चीज है ना, इसीलिए अपने जॉब छोड़ी थी। ठीक है, चल, तो हमने पॉइंट्स देख लिए। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में कॉस्टली, कॉस्टली पे हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कॉस्टली वाली बात, कौन सी कॉस्टली वाली बात, कि बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि हमें एक स्ट्रेटेजिस्ट को लेके आना पड़ता है जो लाखों में पैसा लेता है भैया स्ट्रेटेजी बनाने का, इसीलिए स्मॉल और मीडियम फर्म्स के लिए तो ये है ही नहीं। ऐसा लिमिटेशन वाली बात नहीं बोला। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमने सबसे पहले ही पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना मेरे को फ्यूचर दिखा देती है, जिसके बेसिस पे मैं अपॉर्चुनिटीज पता कर लूं, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पता कर लूं, उसके बाद लॉन्गेटिविटी। अरे रुक जा मेरे भाई, सबसे पहली बात तो यही है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इतना डायनामिक है कि कोई इसको पता ही नहीं कर सकता, बहुत रेयर केसेस होते हैं। इसलिए 3 पॉइंट्स अपने यहीं से उठ के आगे लिमिटेशंस के। और चौथा, चौथा पॉइंट बोलता है कि हर लोग जब अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं ना, तो उनकी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे सामने वाला अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है, तो एक स्ट्रैटेजी वॉर स्टार्ट हो जाती है। यार मैंने भी एसएम पढ़ा, अब मैंने आपको भी पढ़ा दिया, तो हम दोनों को पता है ना स्ट्रैटेजीज के बारे में, तो मैं कुछ चेंज करूंगा तो आप भी बदल लोगे ना, तो वो तो बदलती ही रह जाएगी, कोई फिक्स्ड कैसे हुई। इसीलिए ये 4 इसके लिमिटेशंस है। 3 वाले इजी हैं, चौथा वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा मत लिखना, अगर नहीं समझ में आता तो ठीक है, सब में 5 में 5 नहीं लाना है अपने को, 4 4.5 नंबर भी आ रहे हैं, वो भी बहुत परफेक्ट है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट हमने खत्म करने के बाद हम कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे, हाँ हम यहाँ पे थे कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। इसके लिए ये देखो बहुत प्यारा सा डायग्राम, मैंने नहीं दिया, इंस्टीट्यूट ने दिया, अपन ने तो वहां से चिपकाया है। सिंपल, अपना काम बन रहा है ना जहां से, वो करते चलो। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, घड़ी खींचती है, ठीक है। दूसरा, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कॉस्ट का कहीं दिया क्या, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत पैसे लगते हैं इसको स्ट्रेटेजिस्ट को देने के लिए। उसके बाद इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा बदलते रहता है, और बहुत ज्यादा बदलते रहता है, और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। अगर ये 4 पॉइंट, यकीन मानो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने ये 4 पॉइंट भी लिखते ना, तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे अपने को। तो कौन कहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जस्ट पास होना मुश्किल है? यार ये 4 लाइन नहीं याद कर सकते कि आप 2 नंबर के लिए, तो कोई भी कर लेगा, अपन ने समझ भी ली इतने प्यारे तरीके से, इतनी बार पढ़ पढ़ के, है ना। चल, अब ये वाला ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना अलग से लिख के रखे हैं। कौन सा? कि जब बिजनेसेस को ये पता ही है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, तो लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे जाते ही क्यों हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूँ, एग्जाम्पल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, तारक मेहता से समझ सकते हैं। सोढ़ी को पता है कि पार्टी साटी करने से रोशन नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, फिर भी पार्टी साटी करने क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें मजा आता है, मस्ती होती है, इसीलिए उसको लगता है कि यार अपने को मजा आएगा, सुकून होगा, थोड़ी हंसी मजाक ये सब होगा, इसीलिए भले ही पार्टी शार्टी करने की वजह से रोशन गुस्सा हो जाएगी, वो गलत है, फिर भी वो जाता है। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है कि बिकॉज इवन दो इट हैज लिमिटेशंस, माना भैया इसमें कमी है, कमी किसमें नहीं होती, गलतियां किससे नहीं होती, अपन तो इंसान ही है ना। इट्स इंपॉर्टेंस आउटवेज इट्स शॉर्टकमिंग, मतलब जो इसके फायदे हैं ना, चलो मैं तुम्हें यही बता देता हूं। अपन ने फायदे कितने देखे थे? 6-7 फायदे देखे थे। नुकसान कितने देखे? 4 नुकसान देखे ना। तो बोलता है कि मैं ऋतिक रोशन नहीं यार, वरना 6 अंगूठे होते। बोलता है कि इसके फायदे इसके नुकसान से बड़े हैं, 4 नुकसान 5 फायदे। बोलता है फायदे ही इतने ज्यादा बड़े हैं कि लिमिटेशंस के बारे में लोग सोचते ही नहीं। पार्टी शार्टी करने की वजह से अच्छा ही इतना लगता है उसको, सोढ़ी को, कि वो अपनी वाइफ की टेंशन ही नहीं करता और पार्टी शार्टी करने चला जाता है। सेम चीज यहाँ पे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा फायदे ही इतने अच्छे दे रहा है कि लिमिटेशंस के लोग सोचते नहीं, कि जब होगा तब के तब देखे जाएगा, पैसे लग रहे हैं लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी बन रही है ना, ठीक है,
टाइम लग रहा है लेकिन मैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन कर पा रहा हूं ना, तो चलो लगा के देख लेते, खेलते जिंदगी का जुआ। ठीक है, समझ में आया, बेसिक बहुत अच्छे। और 8th पेज पे आ गए। पता है यहां तक आने के बाद मैं आपको एक बात बोलूं, हमने 1/3 चैप्टर खत्म कर लिया है। अभी हम सेकंड लेक्चर पे हैं और हमने 1/3 चैप्टर खत्म कर लिया। ये चैप्टर हमारे पास अराउंड 18 पेजेस का है और हम 8th पेज पे आ गए हैं। कितने प्यारे तरीके से 2 लेक्चर के अंदर ही अंदर हमने ऑलमोस्ट, यार 1/3 भी नहीं, है तो हाफ ही खत्म होने वाला है ना। कितने प्यारे तरीके से हमने खत्म किया ना। कोई भी डाउट, पता है चैप्टर ऐसे ही पढ़ा जाता है, मैंने बुक ऐसे ही आप लोगों के लिए बना के दी है कि यार ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं भरूंगा, क्योंकि अभी अगर पता है मैं अगर अभी आपको एग्जाम्पल लेता चलूँ ना, पता है हिंदुस्तान मोटर में क्या होगा, पता है इधर क्या होगा, तो पता है क्या होगा, अभी तो खुश रहोगे, एग्जाम टाइम में इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया एग्जाम्पल ही पढ़े पर लिख के क्या हो, क्योंकि एग्जाम्पल का एक भी नंबर नहीं होता। ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख के आ रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूँ 100% उसका एक भी नंबर नहीं होता। नंबर सिर्फ उतने ही मिलते हैं जिस चीज के जो आप एग्जाम में सेम टू सेम आईसीआई मटेरियल का कीवर्ड्स लिखो चलेगा, उसको एक्सप्लेन अपनी भाषा में कर सकते हो। समझ में आया, कीवर्ड्स जो मैं आपको लिखवाते चल रहा हूं यहाँ पे, वो ये वाले लिखने आपको सेम टू सेम। रट कैसे लेंगे, अरे पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाता है। अब देखो याद हो गया कि नहीं अपने को, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, उसके बाद कौन सा था सबसे पहले वाला पार्ट, क्या था कि डायनामिक इन्वायरमेंट हो जाता है, लास्ट क्या है स्ट्रेटजी नहीं पता कर सकते कॉम्पिटिटर्स की, बस हो गया ना। ये वाले पॉइंट्स है ऐसे, तो ये लिख दो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में लिंक कर दो कंसेप्ट को, बात। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। पता है पहले ना ये ओल्ड कोर्स में चैप्टर 3 में होता था, यहाँ पे नहीं था, पर मैंने बोला नया कोर्स इतने अच्छे से बनाया है ना, उन लोगों ने रीशफल करने की कोशिश करी है, जो चीज जहां होनी चाहिए बच्चे को पढ़नी चाहिए वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी इंस्टीट्यूट की, कुछ चैप्टर इधर से उधर किए हैं उन लोगों ने। हमारे पास ना स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, इसको पढ़ने से पहले ना हमारे पास 4 इसके छोटे छोटे बच्चे दिए हैं यहाँ पे, बिल्ली के 4 छोटे छोटे बच्चे। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पता है कौन कौन सा, एक तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के 4 बच्चे कौन कौन सा, विजन, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम। मैं बताऊं, ये बात मैं पहले ही लिख देता हूं और आप लोगों को, आप लोग मेरे से पूछो उससे पहले ही मैं बता देता हूं ना, लो यहाँ पे ऑल विल ऑलमोस्ट, अरे भैया ऑलमोस्ट, अरे मेरे राजा ऑलमोस्ट विल साउंड, फील एंड रिजेंबल सेम। मतलब अमित भाई जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना आपको लगेगा विजन भी वही बता रहा है, मिशन भी वही बता रहा है, गोल भी तो वही बता रहा है, ऑब्जेक्टिव भी तो वही बता रहा है। तो एग्जाम में क्या पूछा है, मैं क्या लिख के आऊं पता है, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटी सी पतली सी थिन बाल बराबर लाइन होती है वहां पे, उससे समझ सकते हैं कि कैसे इन चारों में डिफ्रेंशिएट करें, और वो लाइन मैं आपको आज सिखा दूंगा तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लिखना नहीं है तो मैंने आपके लिए ऐसे लिख के दिया है। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए आइए आइए। विजन, विजन ही पिक कर रहे हैं ना अपन, हाँ। इनके 4 जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पे पढ़ने से पहले एक बार यहाँ अपन देख लेते छोटा सा, फिर उसके बाद डिटेल्ड में हर एक को पढ़ेंगे। विजन, विजन बोले तो क्या होता है, आप खुद सोचो, कभी वर्ड सुना है क्या विजन, मैंने बोला ना पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने अच्छे से पढ़ रखी है बचपन से लेके अभी तक ही, बस उसको मैं चिपका के दूंगा आपके लिए। चलो विजन का मतलब बताओ, विजन कभी सुन रखा है कि विजन किसको कहते हैं यार, कभी ना, विजन कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, चलो मैं विजन आप लिख के लिए एक बता देता हूँ। पता नहीं अच्छे से बनेगी या नहीं बनेगी, कैसे बनती थी, हाँ आंख बनाइए, किसी एंगल से आंख लग रही है क्या अपनी, अब लग रही है, वो समझो ना वो देख रहा है सामने वाला इधर। विजन, विजन होता है कि कंपनी एट द लास्ट, एट द लास्ट मतलब अल्टीमेटली एकदम अंत में जाके कंपनी अचीव क्या करना चाहती है। मतलब अमित भाई, चलो एक बात बता, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं,
मैं आज अभी फर्स्ट एकदम नया टीचर हूँ, ठीक है, आप लोगों के न्यू कोर्स का सबसे नया टीचर हूं मैं, ठीक है। मैं अगर अपना विजन ऐसा बनाता हूं कि मुझे इंदौर का नहीं, एमपी का नहीं, पूरी की पूरी इंडिया का अपने सब्जेक्ट्स का सबसे बेस्ट टीचर बनना है। क्या करना है? अपने सब्जेक्ट्स का सबसे बेस्ट टीचर बनना है। नॉट इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। पैसों से कोई मतलब नहीं, इन द टर्म्स कि मैं बहुत, जितने बच्चों को मैं पढ़ाऊं ना, उतने मेरे सब्जेक्ट्स के लिए किसी ने कभी ना पढ़ाए। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा। मैं ये कभी नहीं बोलता कि कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। अरे यार, उन्हीं टीचर से पढ़ के तो मैं आया हूं ना यहाँ पे, तो मैं कैसे किसी को बुरा बोल दूं कि वो बुरा पढ़ा रहे? गलत कोई नहीं पढ़ाता। सब चाहते हैं ना कि वो अपना अच्छा ही डिलीवर करे। मैं भी यही चाहता हूं। मैं ये, अगर मैं अपना बोलूं कि मेरा विजन है कि मेरे सब्जेक्ट्स के मैं सबसे बेस्ट टीचर बनूं, बेस्ट इन द टर्म्स कि स्टूडेंट्स बोले कि अमित भाई, जो आप पढ़ाते हो ना, वो यहाँ नहीं, यहाँ आता है, और यहाँ से सीधा यहाँ आता है, और हम लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। वो चीज है। तो इसको कहते हैं विजन। विजन मतलब व्हाट इज द पेन अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला ना, पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की बात है, आपकी मेरी नहीं। वो तो मैं समझा देता हूं। तो व्हाट इज आवर एंड गोल और द अल्टीमेट प्लान, ये रेड वाला पार्ट लिख लो आप, फटाफट से लिख लो। मैं एक बार ही पानी पी लूं। परफेक्ट। तो विजन मतलब व्हाट इज द पेन अल्टीमेट गोल। कंपनी एक लास्ट में क्या अचीव करना चाहती है। जैसे मैंने ये देखा था कि फ्लिपकार्ट, अब तो वॉलमार्ट ने खरीद लिया, लेकिन फ्लिपकार्ट का पता है विजन क्या था? फ्लिपकार्ट का विजन था कि उसको इंडिया का वॉलमार्ट बनना है। लियो, इंडिया का वॉलमार्ट बनने जा रहा था, वॉलमार्ट नहीं खरीद लिया। लियो भैया लियो, कहा तुम उनके सामने। लेकिन बहुत 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 बढ़िया स्टार्टअप था। इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया और फाइनली खुद को वॉलमार्ट को सेल किया। ठीक है, तो एक बार क्लैपिंग हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है। ठीक है, चल। तो फ्लिपकार्ट का गोल था कि वो क्या बनना चाहता है? वो इंडिया का वॉलमार्ट, हाँ शायद वॉलमार्ट या अमेजॉन, इन्हीं में से कुछ था, शायद अमेजॉन था, आई एम सॉरी, वॉलमार्ट नहीं अमेजॉन। वो इंडिया का अमेजॉन बनना चाहता था। वो चाहता था कि मैं, जैसी अमेजॉन ने पूरी दुनिया में पकड़ कर रखी है ना, मैं इंडिया में उतनी पकड़ करके चलूं। ठीक है, ये होता है विजन। कि पेन अल्टीमेट गोल क्या है? इट इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। कंपनीज फ्यूचर पोजीशन मतलब एकदम लास्ट में कंपनी क्या बनना चाहती है, उसके लिए ब्लूप्रिंट है, प्लान है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, एट द एंड में कहां जाना चाहती है। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड बिकम इन फ्यूचर, मैं क्या बनना चाहता हूं। तो देखो, इतने पूरे में से ना आपको याद क्या करना है? याद सिर्फ वही करना है जो अमित भाई ने हाईलाइट करके दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सब बकवास है। एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द विजन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काम। विजन का मतलब क्या? पेन अल्टीमेट गोल, सबसे पहला पार्ट। दूसरा, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। थर्ड, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वुड, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। 3 पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 पॉइंट? चलो, यही 3 पॉइंट है। पेन अल्टीमेट गोल। सेकंड कौन सा? व्हाट इट वांट्स टू बिकम। थर्ड, वेयर इट वांट्स टू लैंड। बात खत्म, कहां जाना चाहता है ये, इतने में हो गया। तो विजन का इतना ही मतलब है। ठीक है, समझ में आया? अब लगे हाथ ना एक बार मिशन भी समझ लो। विजन मिशन दोनों का मतलब एक ही सा निकलता है, साउंड भी एक ही तरह करते हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, पता है क्या? विजन बताता है कि मैं कहां, रुको, विजन बताता है कि मैं कहां जाना चाहता हूं। एक सेकेंड, हाँ, कहां जाना चाहता हूं। और मिशन बताता है कि मैं अभी कहां पे हूं। ठीक है, मिशन बताता है कि मैं अभी कहां पे, मेरी अभी क्या पोजीशन है। चलो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं और अपने एग्जांपल से ही समझाता हूं। मेरा विजन क्या है कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स का इंडिया का बेस्ट टीचर बनना है। सबसे पहली बात विजन। सेकंड मिशन। मिशन, मिशन मतलब मैं अभी कहां पे हूं। अभी कहां पे? अभी तो मुझे कोई नहीं जानता, अभी तो मैं सबसे न्यूएस्ट टीचर हूं। अभी मेरा ब्रांडिंग क्या है? आई एम द न्यूएस्ट टीचर ऑफ योर ICI May 24 न्यू कोर्स, ये मेरी ब्रांडिंग है।
कितने लोग जानते हैं? मुझे भी बहुत कम लोग जानते हैं, या शायद नहीं भी जानते, क्योंकि अभी तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पर अभी जो मेरी पोजीशन है, व्हाट इज माय करंट पोजीशन, ठीक है, व्हाट इज माय करंट पोजीशन, मेरी अभी क्या पोजीशन है? अभी तो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, वो नहीं, मतलब अभी मार्केट में मेरी क्या पोजीशन है। सेकंड पॉइंट, अभी मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं अपने, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्लस सी फाउंडेशन के अकाउंट्स भी पढ़ाता हूं, वो तो अभी चलो साइड है, ठीक है, डन। ये 3 चीजें मैं अभी क्या करता हूं, मैं अभी कौन सा मार्केट सर्व कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, कौन सा मार्केट? आईपीसीसी का मार्केट, कॉस्टिंग एफएमएसएम वाला, और फाउंडेशन का मार्केट कौन सा? अकाउंट्स वाला, ये वाली चीजें, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी कहां पे हूं, अभी किन लोगों को सर्व करता हूं, ये होता है मेरा मिशन। तो चलो जल्दी से समझ लो, पहले कौन आता है एबीसीडी में? पहले एम आता है ना, एम ही आगे बढ़ते बढ़ते वी की तरफ जाता है, ठीक है। एम से निकल के वी की तरफ जाओ, समझ में आया? लोग बोलते हैं ना आई एम, खुद पे मत रहो, वी पे आओ, वही चीज है। एम से निकल के वी की तरफ आओ, ठीक है। तो कौन बढ़ा, एम बढ़ा या वी बढ़ा? एम नहीं बढ़ा है, एम अभी करंट पोजीशन है मेरी, वी जहां मैं, अरे बाहर निकल के मतलब जहां मैं जाना चाहता हूं, ठीक है। एम में जहां पे खड़ा हूं, वी जहां मैं जाना चाहता हूं। ये हमारा बेसिकली इनका मतलब हो गया। ये देखो, मिशन डेलिनेट्स, डेलिनेट्स नहीं होना चाहिए, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। द फॉर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल, मतलब मैं क्या चाहता हूं, अभी कहां पे खड़ा हूं। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म इन द सोसाइटी, मतलब मैं अभी कहां खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं। अरे एक बात बताओ, मैं अभी क्या कर रहा हूं? अभी सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं लेक्चर भैया आप लोगों को? ताकि मैं धीरे धीरे जाके बेस्ट टीचर बन सकूं अपने सब्जेक्ट्स का, समझ में आया है ना? ताकि और बच्चे मुझे प्यार कर सके, नॉट इन मॉनिटरी टर्म्स की अरे बहुत फीस ले रहे हैं, ये नहीं, ये कि अरे बहुते बच्चा पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुते बच्चा पढ़ा रहे हैं, वो वाली चीज, ठीक है। समझ में आया? रिलेट कर पाए आप मेरे से? ये है मेरा मिशन और विजन, समझ में आया? डन। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, विजन और मिशन से रिलेटेड ही एक कंसेप्ट है जो शायद यहां पे अभी नहीं है हमारे पास। विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट। अमित भाई ये क्या बात हुई, ये क्या मिलते जुलते टर्म्स थे? अरे कुछ नहीं है, देखो जो मेरा विजन है ना, अगर मैंने उसको लिख दिया कि यार ये मेरा विजन है, तो वो विजन स्टेटमेंट बन गया। जो मेरा मिशन है, जो मेरा गोल है, उसको मैंने लिख दिया तो वो मेरा मिशन स्टेटमेंट बन गया। बस इतनी सी बात थी, छोटी सी बात, खत्म। अपने विजन को जब मैं लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट टीचर, तो वो मेरा विजन स्टेटमेंट हो जाएगा। अब एक काम करें, मैं आप लोगों को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का विजन और मिशन स्टेटमेंट दोनों दिखाने की कोशिश करता हूं, दिखाऊं? चलो कहीं खोल रखा है क्या मैंने? यहां पे विजन वर्सेस मिशन स्टेटमेंट, ये देखो एग्जांपल्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। अच्छा चलो ये भी बता दो, क्या मिशन अभी करंट के बारे में बात करता है और विजन लॉन्ग टर्म की बात करता है ना? हाँ, बहुत अच्छे। चलो पहले विजन स्टेटमेंट दिखाता हूँ। स्टारबक्स, स्टारबक्स याद है? हाँ, वो ऐसे करके वो 100 रुपए में मीठा पानी पिलाते हैं, हाँ वही वाले। स्टारबक्स विजन स्टेटमेंट इज टू स्टैब्लिश, अरे यहां नहीं चलेगा, चलो, टू स्टैब्लिश स्टारबक्स एज द प्रीमियम purveyor of the finest coffee in the world while maintaining our uncompromising principles while we grow। है इतनी बड़ी अंग्रेजी कोई लिखता है ना, अरे पता है जब उनकी कंपनी होती है तो कंपनी बड़ा सा चिपका के रखते हैं ताकि रोज एम्प्लॉइज आते जाते रहे तो उनको ये चीज दिखती रहे, समझ में आता रहे कि हाँ ये है और यही अपने को करना है। पता है क्या? चलो सबसे पहली चीज, ये स्टारबक्स कहना चाह रहा है कि मेरा ये एंड गोल है। क्या एंड गोल है? कि मुझे प्रीमियम आदमी बनना है, जो कॉफी में सबसे प्रीमियम कॉफी प्रोवाइड करने वाला, मेंटेनिंग क्या, हमारे प्रिंसिपल्स, मतलब जो प्रिंसिपल्स होगा इनका वो मेंटेन करते हुए, मतलब कोई गलत काम ना करते हुए फाइनेस्ट कॉफी देना है आप लोगों को। चलो ठीक है, ये तो इसका एंड गोल है, ठीक है। अब एक बार इसका मिशन पढ़ते हैं, भाई का मिशन क्या है। Its mission statement is to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup and one neighborhood at a time। देखो क्या बोला इसने, अभी मैं वन पर्सन वन कप इस कंसेप्ट पे चल रहा हूं, ये मेरा मिशन है। देखो इट सजेस्ट देयर बिजनेस मॉडल, ये क्या बताता है, ये अभी क्या कर रहे हैं, वन कप ऑफ कॉफी,
देयर ऑडियंस, किसको टारगेट कर रहे हैं, यू एंड योर कम्युनिटी, हमें और हमारी कम्युनिटी को, एंड देयर कोर वैल्यू, और क्या करना चाह रहे हैं, उनको इंस्पायर करना चाह रहे हैं। तो मिशन से ये पता चल रहा है मैं अभी क्या कर रहा हूं, किन लोगों को टारगेट कर रहा हूं, ये वाली चीज समझ में आई। तो मिशन ये बताता है, मिशन स्टेटमेंट हमारा, ठीक है। चलो डिज्नी का पकड़ के देखिए क्या पर, डिज्नी, डिज्नी का विजन है टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। डिज्नी बोलता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ी जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी होगी ना, वो हमारी होगी, मैं प्रोवाइड करूंगा। यार देखो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सब सोचते हैं कि यार मैं सबसे अच्छा बनूं। एक बात बताओ, मैं पता है मैं पर्सनली भी ये कंसेप्ट लेके चलता हूँ कि अगर मैं नहीं तो कोई और तो सबसे अच्छा बनेगा। तो जब कोई और ही सबसे अच्छा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता भैया। जब किसी को बेस्ट बनना ही है तो मैं ही क्यों नहीं यार। ये कंसेप्ट मैं हमेशा बचपन से लेके चला हूं कि जब मैं अपने फाइनल्स में था ना, तब मैं इंटर में रैंक आने के बाद मैंने फाइनल्स में रैंक 1 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था कि मैं रैंक 1 के लिए प्रिपेयर करूंगा, भले ही मेरी 10 नंबर से रैंक रह गई। पर मैंने एक ही चीज सोची, पता है क्या, अगर किसी को रैंक 1 आती है, जैसे जिनको मैं हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और अडोर करता हूँ, कौन, नंदनी अग्रवाल, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी सबसे यंगेस्ट सीए में, वो सबसे यंगेस्ट सीए थे हमारे, सोचो। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड था कि जब ये ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ सकते हैं इतनी यंग एज में, तो मैं तो उनसे उम्र में भी बड़ा हूं, तो मैं क्यों नहीं लेके आ सकता, मेरे में क्या ऐसी कमी है। इसलिए मैंने रैंक 1 प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। कोई बात नहीं, मिस हो गया, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकला ना, पैकेज तो इतना अच्छा मिला ना, आज मैं वो कर रहा हूं ना जो मुझे मेरा मन है ना, ये चीजें हैं, ठीक है। तो हमेशा ये सोचो कि अगर कोई दूसरा कर ही सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता भैया। यही डिज्नी बोल रहा है कि अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेस्ट बनेगा तो मैं ही क्यों नहीं, तो चलो मैं बनूंगा। ये मेरा विजन स्टेटमेंट है कि मेरे को बेस्ट बनना है, समझ में आया, जैसे अमित भाई का है। अब सेकंड, डिज्नीज मिशन स्टेटमेंट इज टू एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर पीपल अराउंड द ग्लोब। ये इसने सीधा सीधा बताया कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। कौन सा मेरा टारगेट सेगमेंट है, अराउंड द ग्लोब, सारे लोगों को, थ्रू द पावर ऑफ अन, क्या लिखा है, पैरेलल स्टोरी टेलिंग, पैरेलल unparalleled storytelling, reflecting the iconic brands, creative minds, and innovative technologies that makes our world's premium entertainment company। बहुत लंबा लिख दिया यार। इट्स अ लॉन्गर मिशन स्टेटमेंट, देखो यही बोला है, बहुत लंबा मिशन स्टेटमेंट है। टू इनकम्पास वाइड वैरायटी ऑफ द फील्ड्स, डिज्नी किस किस में काम करता है, स्टोरी टेलिंग में याद है कहानी डिज्नी की, ब्रांडिंग में ब्रांड्स प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी में, एंटरटेनमेंट में। तो डिज्नी ने ये बताया कि मैं क्या 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 करता हूँ, कौन से कस्टमर्स को सर्व करता हूँ। ये होता है मेरा मिशन। समझ में आ गया, जल्दी से मेरे को बता दो विजन क्या होता है। विजन वो मेरा सपना है, वो मेरा एंड गोल है जहां पे मैं जाना चाहता हूँ। और मेरा मिशन क्या है, मिशन में अभी क्या हूँ, अभी कहाँ पे हूँ, किन कस्टमर्स को टारगेट करता हूँ, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा मिशन है। समझ में आया, डन, बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे यार, बहुत ज्यादा अच्छे। ऐसे एक एक करके पढ़ते चलोगे ना अच्छे से तो समझ में आता जाएगा। और जो भी जैसे आपको लग रहा है ना कि यार ये कंसेप्ट, ये दिमाग का ताला मेरा अभी खुला है, तो उसको तुरंत बुक में लिख लो, साइड में लिख लो, जैसे मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, साइड में लिख लो, डन, अपनी बात खत्म। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले नीचे विजन पे आते हैं, ठीक है। वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस अ कंपनी सीनियर मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर द इशू ऑफ, ये मतलब लंबा चौड़ा उसके बारे में बताया है, विजन के बारे में। सबसे पहले विजन के बारे में ये सीखो, क्या, top management views about the company's direction and the product, customer, market, technology focus constitute the strategic vision for the company। तो कंपनी के लिए ये वाला लाइन लिख लो, टॉप मैनेजमेंट का क्या व्यू है कंपनी की डायरेक्शन के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी फोकस कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो मालिक है ना, जो बड़े मालिक है एकदम सबसे ऊपर टॉप लेवल वाले, पिरामिड याद है ना अपन ने पढ़ा था, हाँ वही पिरामिड, कि जो मालिक है ना उनका क्या सपना है कंपनी को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके, कि क्या क्या मैं बनाना चाहता हूँ। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अमित भाई के एग्जांपल से, मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, मैं कॉस्ट एफएम एसएम पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा है अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। सेकंड, किन कस्टमर्स को अभी सर्व कर रहा हूँ, मैं इंटर को और आगे भी फाउंडेशन को सर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो और आप लोगों को अच्छे से सिखाया गया ना, अच्छी गाइडेंस दी गई, आप लोग बहुत ज्यादा फील्ड्स में खुल सकते हो।
ठीक है, ये मेरा टारगेट है, टारगेट कस्टमर्स, मैं एंड भी इन्हीं का रखना चाहता हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट्स देना चाहता हूँ वो भी समझ में आ गया, और मेरा क्या फाइनल गोल है कि बेस्ट टीचर बन जाए। समझ में आया? डन, बहुत अच्छे। अपना बस इतना ही टारगेट है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए, बहुत बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक विजन delineates management's aspirations for the business। स्ट्रेटेजिक विजन बताता है, delineates का मतलब लिख लो, explains, shows या फिर demonstrates। ये डिमोन्स्ट्रेट करता है, क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है? एस्पिरेशंस, कंपनी क्या सोच रही है, फॉर द बिजनेस प्रोवाइडिंग अ पैरानॉर्मिक व्यू, पैरानॉर्मिक, हाँ पैरानॉर्मिक ही लिखा है, वो दिखता नहीं कभी कभी, पैरानॉर्मिक व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, हमें कहाँ जाना है, एंड अ कन्विंसिंग रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस फॉर द कंपनी। मैं ऐसे ही थोड़ी सोच लूंगा कि मुझे क्यों बेस्ट बनना है, या कंपनी ऐसे ही थोड़ी डिसाइड कर लेगी कि क्या हमारा मेन गोल है। कंपनी ये भी तो देखेगी ना कि ये गोल लेने से मुझे ये फायदे मिलने वाले हैं, इसीलिए हमारा ये मेन टारगेट है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। कुछ एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक विजन 10 पॉइंट्स और पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हमें एक डायरेक्शन दे देता है, बात खत्म। अब देखना, ये सबके बारे में दिया होगा, देखो एग्जांपल पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन। इसने अपने विजन के बारे में बता दिया है, क्या बता दिया है? वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, द विजन हेल्प्स देम कीप इन माइंड वेयर वी वांट टू गो एज द सेंट्रल थॉट ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मतलब विजन अपन जब डिफाइन कर देते ना, तो अब एक बात बताओ, जैसे ना मैंने इस लेक्चर्स के स्टार्ट में ही आप लोगों को बोला था, कहीं भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कहाँ जाना है। जहां जाना है ना, रास्ते तो फिर मैं खोज लूंगा, पर ये पता होना चाहिए कहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, डन। चलिए, उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे का ऐसा ही 4 नंबर के लिए उठ के आ जाएगा। पता है क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन भी चलो मैं लिखा ही देता हूँ, क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स, मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है, ये वाला हमारा पार्ट है। ठीक है, चलो, तो स्ट्रेटेजिक विजन के बारे में तो हमें समझ में आ गया। ये देखो, द टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन, ये है हमारा स्ट्रेटेजिक विजन। ठीक है, मतलब क्या मेरा मेन गोल है, बात खत्म हो गई। डन 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 डन, बहुत अच्छे। अब एसेंशियल्स, एकदम मैं विजन बनाता हूं ना, मान लो मैं कोई अपना सपना सेट कर रहा हूँ, मैं अपना एंड गोल सेट कर रहा हूँ जिसके पीछे मुझे अपनी पूरी जिंदगी लगा देनी है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब, मेरा वाला एग्जांपल पकड़ो, मेरे पास आराम से 19 लाख 18 लाख की जॉब थी, मैं चाहता तो वहां पे जा सकता था ना, पर मेरा विजन था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे पसंद हो। एफएम कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैंने सोचा जब मैं इतना अच्छा पढ़ सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं और लोगों को भी इस सब्जेक्ट से प्यार करवाऊँ। ये मेरा मेन विजन था ना। तो मैंने अपने विजन के लिए क्या, नॉर्मल थिंकिंग के बाहर गया। नॉर्मल अगर कोई भी होता तो जॉब ले लेता कि यार इतनी अच्छी जॉब लगी है, कुछ सालों बाद तो प्रमोट होते होते अच्छा पैकेज हो जाएगा, पर मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। तो सबसे पहला बात होता है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। ये देखो, क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, प्लान्स, अच्छे प्लान, जो कोई बड़ी चीज होती है ना वैसे सडनली नहीं हो जाती, उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। कि यार पता है, एक चीज याद रखना, ये बहुत कॉमन डायलॉग है हिंदी का ही, कि आज तक अगर दुनिया को किसी ने बदला है ना, तो पागलों ने ही बदला है, जो अपने गोल के लिए पागल थे कि यार मेरे को ये चाहिए, मैं लोगों से अलग सोच रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते जल्दी से, आइजैक न्यूटन ने ये सोचा, भाई वो सेब ऊपर से नीचे ही काहे गिरा, यहाँ से ऊपर काहे नहीं उड़ गया, सेब गिरा उड़ जाता पंख लगा के, नीचे क्यों आया मेरे पास, लोगों से अलग सोचा। ठीक है, समझ में आया? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। आपको विजन में कभी भी प्रॉब्लम आए ना, तो ये सोच लेना अमित भाई का क्या विजन है, अमित भाई का क्या मिशन है। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना बड़ी बड़ी कंपनी से क्या, अरे बड़ी कंपनी छोड़ो ना, अपना मेरा देखो ना, मैं हूं, मेरे से समझो। ठीक है, मेरे से बात करो ना, आंख से आंख मिला के। समझ में आया? चलो, सबसे पहली चीज
क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। अमित भाई ने क्या किया था, अपनी जॉब छोड़ी, किस लिए, अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए। सेकंड 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 क्या है, इंटेलेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, पता है। अब मेरी बात सुनो, जब भी कोई धंधा खड़ा करना होता है ना, बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जब भी कोई बिजनेस सेटअप करना होता है, कोई धंधा खड़ा करना होता है, उसके लिए शाहरुख का डायलॉग याद है, बनिएगा दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग। तौबा 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 मत करो, बहुत ही बेकार लग रहे हो, सॉरी शाहरुख सर। हाँ, तो कभी भी दिमाग बिजनेस के लिए ना एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग चाहिए ही चाहिए होता है। अगर वो नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे। इसीलिए सेकंड चीज, अगर मैं कोई धंधा अपना खड़ा कर रहा हूँ, कोई विजन है मेरा, तो मेरे पास एंटरप्रेन्योर वाली स्किल होनी चाहिए, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप मेरे पास होनी चाहिए। थर्ड चीज पता है, थर्ड और फोर्थ ना डायलॉग बाजी, इसीलिए मैंने लिखा है डायलॉग बाजी। पता है क्या, अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक विजन जो होता है ना, क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात बताओ, मैंने घर में पता है क्या बोला कि मम्मी देखना एक दिन आएगा ना, आपका राजा बेटा अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा टीचर होगा। सब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि अमित भाई आप जब पढ़ाते हो ना तो बातें दिल में लगती हैं, और उससे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे मुझे। तो मैंने क्या किया, अपने माता पिता के मन में भी एक खुशी उत्पन्न करी, एक खुशी जगाई कि नहीं यार, मेरे बेटे ने जॉब छोड़ के सही काम किया है, कुछ अच्छा करने जा रहा है, लोगों को पढ़ाएगा, उनकी फैमिलीज भी खुश होंगी, वो भी आगे ग्रो करेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरा जो विजन स्टेटमेंट है, जब मैंने मम्मी को बिठा के बताया, मम्मी एक दिन अपन बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, बहुत बड़ा हॉल होगा, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे, सब खुश होंगे, कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ रहा होगा कि अमित भाई फ्री में पढ़ा रहा है तो पढ़ लूं, सस्ते पढ़ा रहा है तो पढ़ लूं, इसलिए पढ़ रहे होंगे क्योंकि अमित भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। ये वाली चीज है, ठीक है। तो मैंने अपना विजन जब अपने पेरेंट्स को बताया तो वो खुश हो गए ना। तो बोलता है एक अच्छा विजन स्टेटमेंट ना एंथुसियाज्म क्रिएट कर देता है, मतलब एक एनर्जी ला देता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरी माँ ने बोला जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, और मैं भी इस गोल के लिए पूरी खुशी के साथ लग गया, ठीक है। आपको पता है अभी रिकॉर्डिंग्स के लिए 9-9 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है रोज की, 9 घंटे लगातार बोलना, सोचो पूरे दिन में। पर फिर भी अपन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरा मन है इस चीज के लिए, मेरे को करना है ये, समझ में आया। तो एंथुसियाज्म क्रिएट कर देता है। द बेस्ट वर्डेड, कहा गया, हाँ, द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली illuminates द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। मतलब ये सीधा सीधा मुझे डायरेक्शन बताता है। अरे यार, ये तो मैं शुरू से पढ़ता आ रहा हूं ना कि एक अच्छी विजन, विजन मेरा वो रास्ता है जहां मुझे जाना है, और मिशन में अभी कहाँ हूं, तो बीच में होते हुए जाऊंगा ना। तो एक अच्छा विजन एक डायरेक्शन भी दे देता है। अब बताओ, मुझे सबसे अच्छा टीचर बनना है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो अपने नोट्स दूंगा वो सबसे अच्छे दूंगा। कैसे, हैंड रिटन दूंगा, मैं अपने हाथों से लिख के दूंगा, लोगों को हाईलाइट कराऊंगा कि यार एग्जाम टाइम पे तुम्हें ये करना है। रिविजनरी वीडियोस लूंगा उनके लिए, एग्जाम से पहले मैराथन लूंगा, उनकी डाउट्स टाइम पे सॉल्व करके दूंगा। ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी ना। तो कहाँ जाना है, उसके लिए क्या 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 करना है, ये भी तो मुझे पहले ही पता चल रहा है ना। तो इसीलिए एक अच्छा विजन स्टेटमेंट डायरेक्शन भी देता है। तो जल्दी से बता दो, स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब पता चल गया, हाँ, जो मेरा एंड गोल है अपन ने लिखा था वहां पे, ठीक है। उसके बाद 4 एसेंशियल्स बता दो। सबसे पहला एसेंशियल क्या होता है, जल्दी से बताओ, सबसे पहला एसेंशियल क्या होता है। पहला एसेंशियल है आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, पागलों वाली थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। दूसरा, मेरे पास एंटरप्रेन्योर बनिएगा दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग, ये होना चाहिए मेरे पास। थर्ड क्या होगा मेरे पास, थर्ड बोलता है डायलॉग बाजी की, एक अच्छा विजन स्टेटमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खुशी उमंग तरंगों से भर देता है। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट वही है कि एक अच्छा विजन स्टेटमेंट डायरेक्शन दे देता है। समझ में आया, चारों पॉइंट्स क्लियर। तो यहां डायलॉग नहीं लिखता हूं आप लोगों के लिए, अब मैं इसको बदल के लिख देता हूं डायरेक्शन, और यहां डायलॉग के बदले लिख देता हूं हैप्पीनेस। समझ में आया, समझ में आया, कितना प्यारा लगा ना, कितना प्यारा। चलो बहुत ज्यादा अच्छे। ये सब कर, पता एक और भी था यहाँ पे हमारे पास, पहले होता था कि विजन के बारे में ना एलिमेंट्स भी विजन के पूछे जाते थे कि विजन के क्या क्या एलिमेंट्स है। अब नहीं है, उड़ा दिया, हटा दिया, टेंशन मत। ठीक है, अब मिशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं। विजन अच्छे से समझ में आया ना, विजन में कोई भी डाउट एक बार अच्छे से देख लो, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार मेरे को तुरंत पिंग करो। पता है जब डाउट आए ना तुरंत पिंग कर लेना,
तुरंत पिक करना, अमित भाई ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। और चलो मैं आप लोगों को ना डाउट पूछने का एक तरीका भी बताता हूँ। अगर आप लोग क्लास ले रहे हो ना मेरी, और किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया, अगर बुक पे लिखा हुआ समझ में नहीं आया, तो उसकी फोटो क्लिक करो, नीचे ऐसे हाईलाइट करना, अमित भाई ये नहीं समझ में आया। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो लैपटॉप पे उतनी सी पार्ट रिकॉर्ड कर लो, मेरे को भेज दो कि अमित भाई ये क्या बोला, ये नहीं समझ में आया, मैं तुरंत रिप्लाई करके दूंगा। अगर बात लंबी होगी तो ऑडियो नोट भेज दूंगा, और लंबी होगी तो कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, छोटी सी होगी तो मैसेज कर दो, बात खत्म। क्योंकि मेरे को तो बेस्ट बनना है ना, तो उसके लिए आपके सारे डाउट्स को मुझे टाइमली सॉल्व करना पड़ेगा ना। टेंशन मतलब करेंगे, जरूर करेंगे। दिन में 24 की जगह 26 घंटे काम करना हो वो भी करेंगे आप लोगों के लिए। क्यों? ताकि मेरा सपना पूरा हो सके जो मैंने देखा है। वो कैसे होगा? जब मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट प्रीमियम चीजें प्रोवाइड कर सकूं और आप लोग मुझे अपना प्यार दे सको। सिंपल सी बात है ना। चलिए बहुत अच्छे। अब मिशन तो एक बारी पूरा देख लो। मैं पानी पी लूं तब तक, बहुत पानी पीना पड़ता है यार। चलो डन हो गया, विजन पढ़ लिया। अब फटाफट से मेरे को मिशन बताओ, तो मिशन किसको बोल रहे थे अपन? मिशन बोल रहे थे कि मैं अभी क्या हूं, अभी कहाँ हूं। अरे कहाँ है भैया, ए भैया कहाँ है। ये इंदौर की भाषा मैंने इधर आके सीखी है। पहले अपन दिल्ली में जब पढ़ रहे थे और बिहार में रह रहे थे, मैं बिहार में रहता था, दिल्ली में पढ़ रहा था, और हूँ प्रॉपर हरियाणा से। तो सोचो मुझे कितनी लैंग्वेजेस मिक्स्ड है, मुझे सब पता है, सब आती है लैंग्वेजेस। तो यहाँ आके मैंने सीखा ये भैये किधर है ये, ऐसे बोलते इधर। तो मिशन यही बताता है कि भैये तू अभी किधर है, अभी क्या कर रहा है, अभी कौन से कस्टमर को सर्व कर रहा है, अभी क्या प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये है अपना मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, कि मैं अभी कहाँ हूँ, क्या सर्व कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मिलके बनता है मेरा मिशन। अब मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस वी आर इन। मैं कौन सा धंधा कर रहा हूँ भैया, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, बस यही वाला बेसिक एग्जांपल। पता है जब भी मिशन विजन आए ना, आप खुश हो जाना। पूछो क्यों? क्योंकि 2-3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। ये वाली लाइनें तो चिपका के आ सकते हो ना, यही हमारा कीवर्ड्स है। व्हाट वी आर, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये वाले लाइन्स लिख के जाओ, 1-2 नंबर तो डन मिल जाएंगे। इसीलिए मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में खुश होता था, क्योंकि कुछ भी कीवर्ड्स में लिख के आया ना तो नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी फर्म्स फॉल fail to conceptualize and articulate the mission and business definition with the required clarity. Such firms are seen to fumble in the identification of the opportunities and fail in formulating strategies to make use of opportunities. मतलब बोलती है कि कंपनी पता ही नहीं कर पाती कि यार मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है, मैं क्या कर रही हूं। अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं भी जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ, मुझे अगर अभी यही नहीं पता कि मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट है एफएमएसएम कॉस्टिंग के बच्चों को प्यारी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा मैसेज करता है मुझे, या किसी से पूछता है, या आके क्वेरी करता है कि एफएमएसएम की कोई क्लासेस अच्छी मिलेंगी क्या, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाऊंगा ना उसको, मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा कि मैं अच्छा दे रहा हूँ यार, मैं दे रहा हूँ, मेरे से लेके देख, ट्राई करके तो देख। तो जब इंसान को यही नहीं पता होगा ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कौन से कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आने वाली अपॉर्चुनिटीज का कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज का? जैसे मान लो जो मैं टारगेट कस्टमर आप लोगों को सर्व कर रहा हूँ, आप लोगों को एक चीज बहुत पसंद है कि अमित भाई अपने पास ना नोट्स नहीं बन पाते, तो क्या आप हैंड रिटन नोट्स दे दोगे? तो मैंने ये देखा कि हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के पास, या उनको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। तो मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए नोट्स बनाए ना, सब कुछ लिखा। ठीक है, तो वो चीज है, मैंने अपॉर्चुनिटीज का पता किया ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं कौन से कस्टमर को सर्व कर रहा हूं और उसे क्या चाहिए। समझ में आया? डन। अब वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, इसी वाली लाइन का ये मतलब है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मिशन पूछेगा उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। या फिर पता है क्या देगा, एक कुछ दे देगा, लिख देगा 3-4-5 की इसका ये मिशन स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो डिज्नी का ये XYZ मिशन स्टेटमेंट है, नीचे लिखेगा बस पतला सा, एक्सप्लेन व्हाट इज द मिशन एंड
एक्सप्लेन व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, मिशन क्यों होना चाहिए। सबसे पहले आओ देखते हैं, आप बताओ मुझे क्यों पता होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूं, कौन से कस्टमर्स को सर्व कर रहा हूं और क्या चीजें मैं प्रोवाइड करवाता हूं। सबसे पहला क्या, इनमें से सबसे पहला रुको मैं बताता हूँ। फर्स्ट कौन सा लिखूं मैं वो देख रहा हूँ, चलो कोई नहीं पहले से ही पकड़ते हैं, आ जाओ। फर्स्ट, टू एंश्योर यूनिनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे अगर यही नहीं पता कि मुझे, मान लो अब एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम्स आएंगे आप लोगों के, तो अभी मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, मुझे रिविजनरी वीडियोस आप लोगों को जितनी अच्छी प्रोवाइड कर सको वो करनी चाहिए। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि अभी मेरा मेन टारगेट क्या है, क्या सर्व करना है, तो इस टाइम पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता रह जाऊंगा, घूमने चला जाऊंगा और बच्चे क्या होंगे, बैठे रह जाएंगे कि अमित भाई आपने लेक्चर तो दिया ही नहीं। तो यूनिनेमिटी, यूनिनेमिटी है ना यार, यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी, अंग्रेज बहुत बेकार इंग्लिश बनाई है, बट टू एंश्योर यूनैनिमिटी, ये यार ये वर्ड नहीं बोला जा रहा, टू एंश्योर यूनैनिमिटी, हाँ यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल बन के रहना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज। सेकेंड, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। अब एक चीज बताना, सबसे पहली बात बताना, मेरे पास अभी 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 जब एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, मेरे पास लोग बैठे हैं, ठीक है, और कैमरा रखा हुआ है, मेरे पास कैमरा वाला है और कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं अभी अपने रिसोर्सेज को किस चीज के लिए एलोकेट करूं, रिविजनरी वीडियोस बनाने के लिए, कंसेप्ट ढूंढने के लिए, ना कि इसलिए कि ठीक है भाई तू शादी में ले जाए इसको, आराम से लेके घूम इसको। मिशन पता होगा तो ये पता होगा कि मैं अपनी रिसोर्सेज को किस चीज के लिए यूज करूं। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी, आप लोगों को पता है आईटीसी सबसे ज्यादा कमाता है टोबैको से। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये वाला धुआं नहीं, गलत बात, बहुत गंदी बात, कभी नहीं करना, ठीक है। तो आईटीसी सबसे पहला, आईटीसी का मेन इनकम आता है टोबैको से, लेकिन स्टिल आईटीसी अपने मेन जो रिसोर्सेज है ना वो बाकी बिजनेसेस में लगाता है, क्योंकि इसका जो विजन है ना कि मेरे को एफएमसीजी में सबसे तगड़ा बनना है, सबसे तगड़ा बन के जाना है, इसीलिए ये अपना मेन एलोकेट करता है दूसरे सेक्टर्स पे। समझ में आया। तो हमें ये पता चल सकता है, अगर मेरे पास मिशन हो तो ये पता चल जाएगा कि अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है। सेकंड, थर्ड, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। मतलब कि मिशन स्टेटमेंट से ना लोग मोटिवेटेड होते हैं। कैसे मोटिवेटेड होते हैं, अरे उन्हें भी पता है कि यार अपने को ये करना है, अभी हम ये कर रहे हैं और अच्छा कर लेंगे तो लोगों की वाहवाही मिलेगी, इसीलिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो आपने कभी नहीं सुना, अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा होता है तो ऐसे कॉलर वालर उठा के सीना चौड़ा करके बोलता है मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो अगर कंपनी अच्छा अचीव करती है ना तो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। सरकारी नौकरी सबसे बढ़िया, लोग सरकारी नौकरी का क्यों इतना बढ़ावा करते हैं, क्योंकि उसके बेनिफिट्स ही इतने हैं, इसीलिए। समझ में आ गया। थर्ड, फोर्थ, टू स्टैब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन। मतलब देखो ये वाले पॉइंट्स जो है ना मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे आएंगे। एक्सप्लेन या राइट डाउन एनी 5 पॉइंट्स आएगा, इसमें से अपने को कोई 4-5 पॉइंट्स याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। मतलब ये थोड़ा ऐसा है कि बेमतलब किसी चीज है, लेकिन ठीक है रटना तो पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होगा कि यार है नहीं, अजीब सी चीज है, लेकिन कर लेते हैं, क्या पता पूछ दे भाई, ऐसे का क्या भरोसा, पूछ दे। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टैब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन। मतलब अगर मिशन होता है ना तो एक बात बताता हूँ, मिशन क्या चीज होती है, एक छतरी की तरह समझ लो। हम सबको पता है मेरे को इस छतरी के अंदर ही बैठ के काम करना है, और जो भी करना है ना इसी के दायरे में रह के इसी चीज के बेसिस पे करना है। तो मेरा जो मिशन होता है वो स्टैब्लिश करता है एक जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक प्रॉपर क्लाइमेट की बिजनेस ग्रो कर सके। To serve as a focal point for those who can identify with the organization's purpose and direction। मतलब मिशन एक सेंट्रल पॉइंट हो जाता है
जिससे पता चल सके कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अभी मेरा पर्पस क्या है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस पता चल जाता है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं तो मेरा पर्पस ये है ना कि लोगों को अच्छा पढ़ाऊं। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं मैं, लोगों को अच्छा पढ़ाने की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, इसीलिए इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट। लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स into a work structure involving the assignment of tasks to responsible elements within the organization। बकवास, लंबा चौड़ा लिखा है, सिंपल लिख दो। चलो एक काम करते हैं, हर एक पॉइंट का ना मैं सिंपली लिखवा देता हूँ, आ जाओ। अपने को ऐसे नहीं याद हो पाएगा, तो 5 पॉइंट्स कोई भी याद करने हैं, मैं लिखवाता हूँ कौन कौन से, ठीक है। विजिबल है, परफेक्टली विजिबल है यार। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टू इंश्योर यूनिनैमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पहली लाइन में बोल दिया यार, वाह। देखो, यूनैनिमस, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, ये वाले पॉइंट्स लिख के आओ बस। यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, एक पर्पस होना चाहिए, सिंगल पर्पस। डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अ बेसिस, अ बेंचमार्क, बेंचमार्क लिख लो, अ बेंचमार्क टू एलोकेट रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही लिख के आना है, बस इतना सा लिख के आना है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग क्या, यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज, बात खत्म। लास्ट, establish a general tone organizational climate to suggest a business like operation, या तो ये ऐसे ही रट लो या इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, मैं अगला लिखवाता हूँ। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, सर्व एज सेंट्रल ऑब्लिक फोकस पॉइंट टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, पर्पस एंड डायरेक्शन, पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पता है जो लिखवा रहा हूं ना, ये भी लिख के आओगे तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा 5 में से 5 मिलेंगे, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि 5 में से 4 लाने से कोई नहीं रोक सकता अपने को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भाषा के बदले एटलीस्ट ये याद तो हो रही है ना, 1 नंबर कट रहा है अपना, लेकिन 4 तो मिल रहे हैं ना, ये वाली बात। अब टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच अ वे that cost, time and performance promoters can be assessed and controlled, बस इतना लिख दो। ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस इनटू गोल्स so that cost and time can be assessed, मतलब मैं कॉस्ट और टाइम का पता लगा सकूं कि ज्यादा बर्बादी नहीं हो रही है। एक बात बताओ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मान लो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, और अभी मुझे टाइपिंग का काम करवाना, अपनी बुक छपवानी है, तो मैं उतने ही लोग रखूंगा ना जितनी अभी रिक्वायरमेंट है, बेमतलब भर के कॉस्ट का टाइम की बर्बादी क्यों करता चलूंगा यहाँ पे, है ना। तो चलो ये वाला पॉइंट, अपने 5 पॉइंट समझ में आ गए, जल्दी से बता दो मेरे को लगता है याद भी हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ होगा ना, SM की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप लेक्चर रोज लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक दिन के गैप पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन के गैप पे लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी पढ़ा है ना, याद तो उसी दिन करोगे, पक्का उसी दिन करके सोओगे, ठीक है। चलो साथ में बताता हूँ कौन कौन सा रीजंस है, कौन कौन सा रीजंस है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना चाहिए। सबसे पहला यूनिनैमिटी, ये तो आपको यहीं से याद हो जाएगा, यूनिनैमिटी ऑफ द पर्पस यूनानिमस हो जाए। सेकंड वाला कौन सा, कि एक बेंचमार्क हो जाए ताकि मैं एलोकेट कर सकूं रिसोर्सेज। थर्ड, एक बेसिस हो जाए फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ द रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट, कि एक सेंट्रल पॉइंट हो जाए जिससे पता चल सके, क्या पता चल सके, मेरा पर्पस क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है। और लास्ट पॉइंट, ट्रांसलेट करना अपने पर्पस को गोल में, सो दैट कम कॉस्ट और टाइम लगे, बस बात खत्म। पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, अजीब सी चीज है, लेकिन मैंने आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है ताकि आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अ कंपनीज, अब देखो मिशन स्टेटमेंट के बारे में अपने को बताएगा, बताओ अब बता रहा है मेरे को। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट टिपिकली फोकसेस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, बताओ, अमित भाई ने आपको अभी बताया ना क्या,
हु वी आर एंड व्हाट वी डू। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बात खत्म। फिर से अब HDFC LIC और एप्पल की क्या करती, मिशन स्टेटमेंट लिखती, कोई काम का नहीं, हटाओ इसको। अब मिशन के लिए अपन ने पढ़ा ना, मिशन के लिए क्या पढ़ा, ऊपर अपन ने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है। अब मिशन स्टेटमेंट बनाने की क्या क्या हमारे पास गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस दी हुई है, पता है। ये सेम टॉपिक था, मतलब इस नाम से टॉपिक रखा हुआ था, अब वो टॉपिक ऐसे उड़ा दिया पर पॉइंट वही रखा, तो ये पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिख दिया मैंने आपको, ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर मिशन स्टेटमेंट, गाइडलाइंस क्या क्या है। वन ऑफ द रूल्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, देखो मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है, दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर्स, मतलब सीनियर मैनेजर्स क्या कर रहे हैं अभी। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी, ये वाला पॉइंट लिख के आना है, लिख के आना है, गाइडलाइंस फॉर मिशन स्टेटमेंट। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, छोटा सा, क्लियर, फिजिबल, अच्छे से समझाने में, डिस्टिंक्टिव, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, एंड मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे आप लोगों के लिए, प्रिसाइज का मतलब लिखते चलो साथ साथ। अरे आप कहां से आ गए प्रभु। प्रिसाइज के साथ साथ छोटा, क्लियर के साथ साफ साफ, फिजिबल के साथ इजी, डिस्टिंक्टिव के साथ अलग, नॉट कॉपी, ऐसा होना चाहिए, एंड डिस्टिंक्टिव, इसका भी मतलब, अच्छा डिस्टिंक्टिव ही तो पढ़ा ना, सॉरी, एंड मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, बस बात खत्म। लोग इसको पढ़ के इंस्पायर हो जाके आज तो आग लगा देंगे कंपनी में, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, अरे सच में नहीं, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा मैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए मेरा मिशन स्टेटमेंट। अब देखो क्या क्या गाइडलाइंस है। वन ऑफ द रूल्स ऑफ द मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव, अरे भैया आप नहीं, आप, टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस इंफेसिस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट। अभी मैंने पढ़ा कि मिशन स्टेटमेंट जो है क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक पहचान देता है कि यार मेरी ये पहचान है। जैसे अमित भाई की क्या पहचान होगी कि वो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कोई लिखा हुआ कस्टमाइज्ड हैंड रिटन वाली राइटिंग में दे दिया, खुद से लिख के दे रहे हैं, ठीक है। एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट, वन दैट टिपिकली सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द अदर, जो मेरे को दूसरों से अलग बनाएगी। मैंने यही बोला ना, मेरे को कुछ ऐसा करना है जो मैं लोगों से अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकूं, तभी तो आप मेरे से लोगे ना। वरना तो बहुत सारे प्यारे टीचर्स हैं जिनसे हमने भी पढ़ा है, वो भी तो मेरे सीनियर्स एंड रिस्पेक्टेड गुरुज हैं, गुरुज की हमेशा इज्जत करो। अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड्स इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई, मतलब क्या ये सिंपली ये नहीं बोल रहा टारगेट ऑडियंस एंड प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग। अच्छा किसी को याद है कल हमने पढ़ा था कि यूपीआई ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी, यूपीआई ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी कि यार अगर मैं बटुआ लाना भूल जाता हूँ, मेरे पास पैसे अचानक खत्म है, तो कहाँ से पैसे मिलेंगे, इसीलिए इतना फटाफट से वो सक्सेस कर गया। तो मिशन का काम ये है कि वो डिफाइन कर दे कि यार मैं किस कस्टमर सेगमेंट को सर्व कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम सर्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम सर्व कर रहा हूँ, क्या कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ, एंड टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसीज इट यूजेस एंड द एक्टिविटी इट परफॉर्म, मतलब मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं और क्या 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 चीजें यूज कर रहा हूं। डन, खत्म, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छे। अ गुड मिशन स्टेटमेंट्स आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अलग होती है, तो ये 4 पॉइंट्स लिख के आओगे, डन, 4 नंबर मिलेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला पॉइंट, सांस लो आराम से सोचो, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। दूसरा, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए मिशन, अच्छे मिशन में, कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं क्या प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा हूँ, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो मिशन स्टेटमेंट है ना, ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए, भाई ऊपर वाले की कॉपी करिए। और सबसे लास्ट में बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये स्पेशल आइडेंटिटी देगा, फिर से वही बात की, यूनिक होना चाहिए, एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि मैं दूसरों से अलग कैसे, ये काम होता है हमारे मिशन स्टेटमेंट का। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अरे इसके बाद हमारे पास है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चलो मिशन में खत्म ही कर देता हूँ, मिशन आज खत्म करते हैं इसको, डन।
व्हाट इज आवर मिशन, अरे मिशन है क्या, एंड व्हाट बिजनेस वी आर इन। ये वाला पॉइंट आप सुनते हो ना कि यार मैं व्हाट बिजनेस वी आर इन, मैं क्या कर रहा हूं, वेयर वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हो ना। द वेल नोन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स पीटर ड्रकर, अरे भैया इसे इसे नाम, और ये तो थियोडोर लेविट होगा भैया कोई, मिस्टर पीटर ड्रकर और थियोडोर लेविट, वो अमंग द फर्स्ट टू एजिटेट द इशू थ्रू देयर राइटिंग्स, वो फर्स्ट थे जिन्होंने इश्यूज को सॉल्व किया अपनी राइटिंग्स, मतलब इस कंसेप्ट्स के थ्रू। दे एम्फसाइज्ड दैट एज द फर्स्ट स्टेप इन द बिजनेस प्लानिंग एंडेवर, every business firm must clarify the corporate mission and define accurately the business the firm is engaged in। मतलब देखा अंग्रेजी भी अपने को अच्छे से आती है ना। हाँ, बोलता है कि सबसे पहला पार्ट जो एक धंधे का होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए क्या, कि मेरा मिशन क्या है और मैं क्या काम कर रहा हूं। ऑब्वियसली हर एक धंधे को पता होता है, एक चाट वाले ने चाट खोला है तो उसको पता है ना भाई कि मैं चाट बेच रहा हूं, क्या तू बेमतलब का लिख के अपने को बोल रहा है बहुत बड़ा तीरंदाज, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला बात पता होना चाहिए कि मैं क्या धंधा कर रहा हूं, मैं क्या बिजनेस कर रहा हूं। सब ऑब्वियसली पता होगा ना, मैं एफएम बेच रहा हूं तो मेरे को पता है मैं एफएम बेच रहा हूं क्या, बट they also explained that towards facilitating the task, the firm should raise and answer certain questions. So, certain questions to be answered, ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन आ सकता है, certain questions to be answered। ठीक है, ये नए क्वेश्चन है जो मैं बना रहा हूं आपके लिए ऑन द स्पॉट, certain questions to be answered before starting a new business। समझ में आया क्या कि मेरा मिशन क्या है पहले ही, हाँ सबसे पहले पता चले मेरा मिशन क्या है, व्हाट इज मेरा अल्टीमेट पर्पस, विजन मेरा एंड गोल क्या है ये भी पता होना चाहिए। व्हाट वी वांट टू बिकम, सब कुछ एक ही जैसा है, व्हाट वी वांट टू बिकम विजन का यही तो मतलब है ना, फिर भी लिख के दिया। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, ये नया पॉइंट है, मतलब मैं कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज बताओ, क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंदौर का सबसे अच्छा टीचर बन के रह जाऊं, या फिर मध्य प्रदेश का बन के रह जाऊं, या फिर हमारी जो इस इंटायर एरिया है एमपी मुंबई ये साउथ साइड ये नीचे वाली साइड इसका बन के रह जाऊं, या फिर ऑल ओवर इंडिया का बनूं, तो मैं कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी इसमें पता होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंदौर का अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ तो मैं फेस टू फेस क्लासेस रखा करूंगा अपनी, यहीं के बच्चों को पढ़ाया करूंगा, मेरे को ऑनलाइन से क्या मतलब रहेगा फिर, है ना। चलो, व्हाट बिजनेस वी आर इन, हम कौन से बिजनेस में हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली, हमें क्या पता है मेरे धंधे के बारे में, अपने को ही मेरे धंधे के बारे में बता रहा है। लेकिन जब भी आप नया धंधा खोलते हो ना, आपको लगता है, अब जैसे मेरे को हम लोगों को लगता है यार एक गोलगप्पा वाला है, गोलगप्पा बेचता है, एक प्लेट इतने रुपए की बेचता है, इतने बेचता है, इतनी प्लेट बेच लेता होगा तो इतनी उसकी इनकम हो गई। अरे मैदान में उतर के देखो खिलाड़ी, तब पता चलेगा क्या होता है असली। जैसे हम लोगों को ना, मैं भी एज ए स्टूडेंट किया हूँ, आप लोग भी ऑब्वियसली करोगे, अमित भाई इतने पैसे लेते हैं, साल भर में इतने बच्चे पढ़ाते होंगे, खटाखट खटाखट कैलकुलेटर निकाला, इतनी कमाई हो जाती होगी। आप एक बार इस साइड आके तो देखो टेबल के, पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। और पैसे तो छोड़ ही दो, पैसे छोड़ दो, पैसे का कोई हिसाब नहीं, मतलब ये नहीं धड़ाधड़ धड़ल्ले से पैसे, मतलब पैसे छोड़ो, मेहनत बहुत लगती है यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी एक्सपेक्ट, व्हाट बिजनेस वी आर इन, मैं कौन से धंधे में हूँ, डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस। तो अभी देखो जैसे मैंने नए नए टीचिंग स्टार्ट करी है, तो क्या मुझे पता है कि टीचिंग में क्या क्या चीजें होती है, नहीं। मेरे को अब ये नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर मान लो अर्जेंट बेसिस पे मेरे को कोई बुक बनानी है तो कहाँ से मैं अपने टाइपिस्ट ढूंढ के लाऊंगा, मेरे को अच्छी प्रिंटिंग कहाँ से होगी, ये सारी चीजें नए धंधे में मेरे को नहीं मालूम होती है। तो क्या मेरे को अपना धंधा अच्छे से पता है, whom do we want to serve, वही बकवास वाले सारे क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी 4-5 उठा के लिख दोगे मिल जाएगा। what human need do we want to serve through our offer, what brings us to the particular business, why we are here, what should be the nature of the business, क्या में नेचर होना चाहिए, and in what business would we like to be in future, हम क्या देना चाहते हैं। पता है मैं यहाँ पे फटाफट आपको लोगों को लिखवा देता हूँ 5 पॉइंट्स, यही 5 पॉइंट्स लिख के ना, यही 5 पॉइंट्स याद करो। what is our mission, what is our end goal। देखो समझने के साथ साथ ना अपना मेन टारगेट ये भी होना चाहिए कि मैं एग्जाम में उतना रिटेन करके लिख पाऊं। अगर मैं 100 पॉइंट्स समझा दूं, 10 या 1000 एग्जाम्पल दे दूं, आपको याद एक भी नहीं रहे तो क्या फायदा, ठीक है। व्हाट इज आवर मिशन,
व्हाट इज आवर एंड गोल, जिसको विजन भी बोलते हैं। व्हाट पीपल को बोल दूं, व्हाट पीपल डू वी want to serve। फोर्थ, what product we want to serve, what product we want to serve। एक काम करो, प्रोडक्ट हटा दो, what do लिख दो, जो क्वेश्चन याद करते हैं वही लिख दो, ठीक है। डू वी नो आवर बिजनेस, क्या मैं अपने धंधे को जानता हूं। what business I am in, बस खत्म, I am in। इतना लिख के इसमें से कोई 5 पॉइंट लिख के आता ना, 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। वैसे ये वाला पॉइंट पूछने के कम चांसेस है, क्योंकि सारे ही अटपटे से एक ही चीज पे जाते हैं, पर ये फायदा होता है जब हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं। कोई भी 5 लिख के आओ, डन, 5 नंबर, ठीक है। अब अगला है हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे पास नया, हमारे पास पूरा एक अलग कंसेप्ट है, ये भी मिलता जुलता सही पार्ट है, इसको भी देखेंगे साथ में और खत्म करेंगे। तो अभी तक के लिए हम ऑलमोस्ट 12 पेजेस पे आ चुके हैं, सिर्फ 1/3 ऑफ द इस चैप्टर बचा है, जो कि 1 से 1.5 लेक्चर के अंदर डन तरह से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अमित भाई क्या कराओगे, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस कराने के बाद अपन ये देखेंगे कि अपन से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन स्टडी मैट में दिए हैं ना, अपन सारे देखेंगे, एक साथ देखेंगे और सॉल्व करेंगे, पता करेंगे समझ भी आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से अपने अमित भाई को इतनी देर तक झेला, आराम से सुना। मेरे को लगा झेला नहीं होगा, मतलब यकीन करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, इसीलिए आप लेक्चर के इस पॉइंट तक मेरे साथ बने हुए हो। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैसी भी प्रॉब्लम किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप अपने अमित भाई को पिंग कर सकते हो। आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पता है, क्या नाम है, फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और यही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सेम नाम से। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो पर्सनली 7903479393। आप लोग चाहोगे ना तो ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, मतलब कि अगर आप मेरे को पिंग करोगे तो आपको डायरेक्ट मेरे फोन पे ही कॉल आएगी, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल कॉल नंबर है, ठीक है। तो कॉल मत करना, ट्राई करना व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे मैं समझ लेंगे और दिक्कत होगी तो कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में अच्छे से आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने इंटर के दोस्त हैं उनको बोलो कि यार एक नए प्यारे से टीचर आए हमारे पास मार्केट में और हमें इतने प्यारे तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का प्यार जितना मिलेगा ना, उतनी जल्दी मैं अपने विजन को अचीव कर पाऊंगा ना। तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और एक छोटा सा टास्क दूं आप लोगों को होमवर्क में, ट्राई करना कुछ लोगों के या कंपनीज के विजन और मिशन पढ़ने की कोशिश करना कि यार इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, और जो पॉइंट्स हमने विजन और मिशन की डेफिनेशन वगैरह में पढ़े थे क्या वो मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ट्राई करना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो क्योंकि हमारा एंड गोल है, विजन है, खुशी से एग्जाम देना, क्योंकि खुशी से एग्जाम दोगे तो मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।